नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीएस स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स में। हमारा ऑल अबाउट अकाउंटिंग का मॉड्यूल सेशन स्टार्ट है। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर लिया है और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे लेजर पोस्टिंग के बारे में और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अगर किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे लेजर्स हैं, आप कैसे उनको पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत बार आपको ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लेजर्स पढ़ के कुछ कुछ ओनर्स जो हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, उनको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़े। उसके बाद हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे कैश बुक का। फिर हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। फिर हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ और क्या क्या गलतियां एरर्स होती है ट्रायल बैलेंस में वो देखेंगे। और हम कुछ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स जो हमारी ट्रायल बैलेंस में आती है उसके रिगार्डिंग उसको कैसे सही करना है, रेक्टिफाई करना है, उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले एक बार छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या करा था। सो लास्ट सेशन जो था वो हमारा बेसिक था, जिसमें हमने अकाउंटिंग के एकदम बेसिक से जाना था, जैसे कि अकाउंटिंग होता क्या है। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि कौन कौन सी ऐसे बिजनेस इवेंट्स होती हैं जिनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने देखा था हम सारे बिजनेस इवेंट्स को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ओनली दोज बिजनेस इवेंट्स हु आर हैविंग द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, हम उनको ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था एक सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट कि आप बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। आप जब अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आप बिजनेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं सीख रहे हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डेटर्स क्या है, वो सब हमने समझा था, जिसके बगैर आप अपना अकाउंटिंग का कोर्स आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी जरूरी है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। तो बेसिकली हमने नेचर वाइज अकाउंट्स को बांटा था। उसके बाद हमने डबल एंट्री सिस्टम देखा था कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा, अकाउंटिंग जो है हमारी बेसिकली हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है, यानी कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आप जब भी कोई रिकॉर्डिंग करें, कोई भी एंट्री पास करें, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितना डेबिट कर रहे हैं उतना क्रेडिट भी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि गलती कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था, जिसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऑल द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस एंड इनकम लायबिलिटी क्रेडिट हैज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि एसेट एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। उसके बाद हमने काफी सारी जनरल एंट्रीज देखी थी। तो वैसे हमने काफी सारी जनरल एंट्रीज कवर कर ली थी अपने लास्ट सेशन में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें 4-5 जनरल एंट्रीज और हैं जो शायद कवर करनी चाहिए, जो आपको थोड़ा सा आपका बेस और मजबूत करेगी। तो चलिए थोड़ी सी जनरल एंट्रीज हम और देख लेते हैं। तो ये सारी जनरल एंट्रीज हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अब मैं आपको बताती थोड़ी सी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस की, अगर हमारी जनरल एंट्रीज की हम बात करें। अब मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करा के आते हैं, तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और आपकी फर्म के अंदर कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक इज द एसेट, एसेट बढ़ेगी डेबिट, कैश इज द एसेट, एसेट कम होगा क्रेडिट। हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहीं से समझ लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। या फिर आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा निकाल के ला रहे हैं फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश बढ़ जाएगा और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि कैश एसेट बढ़ेगा डेबिट, बैंक एसेट घटेगा क्रेडिट। तो दूसरी एंट्री आपकी होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसके बाद मान लीजिए आपका कोई क्रेडिटर था मिस्टर ए, जिसको आपने पेमेंट करी थी 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की पेमेंट करी थी। आपने उसको चेक दिया था, जब आपने उसको चेक दिया था आपने उसको क्या एंट्री करी थी, जो आपका क्रेडिटर का बैलेंस था उसको खत्म कर दिया था और बैंक के बैलेंस को कम कर दिया था। जिस वक्त आपने पेमेंट करी थी उस वक्त आपने क्या एंट्री करी थी कि भैया मैंने इसको पेमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया और ये जो मेरा क्रेडिटर है
इसका बैलेंस भी कम कर दिया, राइट। सो जब बैंक कम किया होगा तो आपने क्रेडिट किया होगा एसेट को कम करने पर, और क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी को जब कम किया होगा तो डेबिट किया होगा। तो उस वक्त आपने एंट्री करी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब उसने वो चेक जमा कराया बैंक में जाके, लेकिन बैंक ने वो चेक रिजेक्ट कर लिया, डिसऑनर कर दिया, उसको पेमेंट नहीं मिली। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फिर से वो जो क्रेडिटर है उसका बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लाइबल है उसको पे करने के लिए। आपकी जो ऑब्लिगेशन है उस क्रेडिटर के प्रति अभी एक्टिव है, आपको उसको पैसा वापस करना है। और क्योंकि बैंक से कुछ पैसा कटा ही नहीं, तो बैंक को दोबारा से बढ़ा दीजिए। तो बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, और क्रेडिटर को बढ़ेगा तो क्रेडिट। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अगर ये है, अगर मेरा डिसऑनर हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका एक डेटर था, उसने आपको पैसा दिया था, तो उस वक्त आपने क्या एंट्री करी थी, जब उसने आपको पैसा दिया था आपने अपने बैंक के अकाउंट को बढ़ा दिया था, ठीक है, और जो डेटर का बैलेंस था, एसेट था, उसको कम कर दिया था कि अब मुझे इससे कुछ पैसा नहीं लेना, आपने उस एसेट को घटा दिया था। उस वक्त आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। अब आपने जब वो चेक जमा कराया बैंक के पास, बैंक से वो चेक डिसऑनर हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने बैंक अपना बढ़ा के रखा हुआ है उसको दोबारा से कम कर दीजिए, और डेटर को दोबारा से एसेट बना लीजिए कि भैया मुझे आपसे पैसा लेना है अभी, ठीक है। तो डेटर को फिर से बढ़ा दीजिए, अभी आपने उससे पैसा लेना है। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल एंट्री है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं बैंक आपसे कुछ, आप लेट सपोज मंथ एंड में अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है इसको चेक करते हैं। आप जब स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं तो आपने क्या पाया, उसमें बैंक चार्जेस लगे हुए, बैंक चार्जेस लगाता है जो सर्विसेज देता है उसके ऊपर। तो मान लेते हैं 500 रुपए के बैंक चार्जेस लगे हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये देखा, आप इसको इग्नोर तो नहीं करेंगे, आपको ये बैंक चार्जेस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो बैंक चार्जेस है वो हमारा खर्चा है, ठीक है। सो खर्चा एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और बैंक चार्जेस की वजह से मेरा बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा, यानी कि एसेट कम हो जाएगी, क्रेडिट। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा और हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक दो और देखते हैं। मान लेते हैं आपने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन, जब मैं बोल रही हूँ आपने तो फिर से बता देती हूँ, आपकी बिजनेस की बात हो रही है। आपने क्या करा है, अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि एवरी मंथ फर्स्ट को आप क्या कीजिए, हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको पे कीजिए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। तो बैंक अपने आप से क्या करता है, हर महीने 1 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है। लेट सपोज 1000 रुपए का इसने ड्यूरिंग द मंथ पे किया था। आप पासबुक देख रहे हैं, आपने देखा कि अच्छा ड्यूरिंग द मंथ 1000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया गया है, मतलब ये खर्चा बढ़ गया, दिस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और इसकी वजह से जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। इसी तरीके से हो सकता है आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कि डायरेक्टली आप कुछ इनकम आपके बैंक अकाउंट में आई हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिविडेंड, आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और उस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आया। आप अपनी पासबुक चेक कर रहे हैं, वहां पे आपको क्या मिला, एक डिविडेंड रिसीव हुआ है, लेट सपोज 5000 का। फिर आप इसको देख के इग्नोर नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपने क्या देखा, अच्छा डिविडेंड एक इनकम है, तो क्या हो रहा है, डिविडेंड इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और इस इनकम की वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। तो आप एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम 5000 रुपए से। तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ एंट्रीज हो गई हैं। इसके अलावा एक और एंट्री हम देखते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्टॉक है वो खराब हो जाता है, जल जाता है, चोरी हो जाता है, या किसी और तरीके से डैमेज हो जाता है। उस केस में हम कैसी अकाउंटिंग करते हैं, तो उस केस में जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो आप देखिए। आप मान के चलते, इसको एग्जांपल से लेते हैं, आपने कभी 50,000 के गुड्स परचेज किए थे, ठीक है। उस वक्त आपने क्या एंट्री करी थी, परचेजेस को डेबिट किया था, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, मान लेते कैश में किया होगा परचेज, तो टू कैश, उस वक्त आपने ये एंट्री करी हुई थी, परचेजेस बुक करी हुई थी 50,000 से। आज उसमें से 10,000 के गुड्स जल गए, और मान के चलते कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था गुड्स का। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है। अभी हम अपने अकाउंटिंग को समझने के लिए हम मानते हैं उन गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं था, 10,000 के गुड्स जल गए। तो अब आप क्या करेंगे, कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसका मतलब आपको लॉस हो गया। लॉस किस चीज का, स्टॉक का, ठीक है। तो आपको एक तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा कंपनी के अंदर लॉस हो गया स्टॉक का। जब लॉस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कितने से, 50,000।
तो ये तो आपको समझ में आ गया, डेबिट होगा, लॉस ऑफ स्टॉक मेरा डेबिट होगा। दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, डबल एंट्री, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, दूसरी एंट्री आपकी देखिए यहाँ जाएगी, जो गुड्स थे आपके वो खत्म हो गए, तो वो आपको जो गुड्स थे उनको खत्म करना है अपनी बुक से। कैसे खत्म करोगे, ये जो परचेजेस को डेबिट किया था इसको आप क्रेडिट करके उतने गुड्स की जो वैल्यू से खत्म करोगे, यानी आपकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट 10,000 का, सॉरी 10,000 के हमारे गुड्स चले, लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से और परचेजेस को आप क्रेडिट करेंगे 10,000 से। यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा, इस एंट्री को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, लॉस ऑफ स्टॉक को हमने डेबिट कर दिया और परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने के गुड्स चल गए, 10,000 के। इससे कोई भी एंट्री को पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, 10,000 के गुड्स खराब हुए और हमने जो परचेजेस थी उसको उतने से रिवर्स कर दिया। अब आप देखिए हमने ऐसा करा क्यों है, इसको वैसे देखिए आपने उस वक्त एक परचेजेस का खर्चा बुक किया हुआ था 10,000 रुपए से, जो कि अब उस परचेजेस वाले खर्चे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉस। क्योंकि परचेजेस आप जब करते तो बेसिकली किस पर्पज से करते कि आप उनको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, पर आपने इनको बेच ही नहीं पाए क्योंकि वो जल गए। तो वो खर्चे का जो नाम था परचेजेस, उस खर्चे को मैंने ट्रांसफर किस में कर दिया, लॉस ऑफ स्टॉक में। ठीक है, तो कोई भी आप इसको पढ़ के, इस एंट्री को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि 10,000 के गुड्स जल गए हैं या खराब हो गए हैं। तो ये जो परचेजेस वाला खर्चा था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया लॉस ऑफ स्टॉक में। अब मान के चलते हैं इन गुड्स का इंश्योरेंस हुआ था, इंश्योरेंस हुआ था 10,000 का जब, तो उस वक्त आपने क्या करा, जैसे आपके गुड्स जले तो आपने क्या बोला, भैया ठीक है गुड्स तो खत्म करना ही है आपको, परचेजेस जो है ये तो कम करनी है ना, गुड्स तो खत्म हो ही गए। लेकिन आपने बोला मेरा खर्चा नहीं हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक नहीं आपने बुक किया। आपने क्या बोला, मुझे तो ये पैसा किससे मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे गुड्स चल गए, हमको आप पैसा दो। ठीक है, तो आप बीइंग एन अकाउंटेंट आपने क्या बोला, लॉस ऑफ स्टॉक कुछ नहीं हुआ, आपको ये पता है कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, कितना लेना है, 10,000 रुपए। तो आपने फटाक से एक एसेट बना दी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एसेट बना दी, एसेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट। ठीक है, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को वो बना दिया, डेबिट कर दिया कि भैया मुझे इससे पैसा लेना है और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, ये आपने एंट्री कर दी। इसको भी हम कर लेते हैं एक बारी। आपने क्या करा, लॉस ऑफ स्टॉक बुक नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया कि मुझे इससे पैसा लेना है और परचेजेस को क्योंकि गुड्स खत्म हो गए क्रेडिट करा 10,000 से। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने देखा गुड्स वगैरह, उन्होंने बोला भाई ये ठीक है, हम आपका सारा जो क्लेम है उसको ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका सारा क्लेम एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने आपका 10,000 का 10,000 क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। खुश हो गए आप? आपने क्या करा, एंट्री डाली। अच्छा, जब एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, बैंक बढ़ गया, जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया पैसा मिलेगा, बैंक बढ़ा दिया आपने और इंश्योरेंस कंपनी जो बैलेंस है उसको घटा दिया, क्योंकि अब जब उन्होंने दे दिया तो अब आपको उनसे कुछ नहीं लेना है, राइट। तो आपको एसेट हटानी पड़ेगी, क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, आपको पैसा मिल गया। बैंक डेबिट, इंश्योरेंस क्रेडिट, पूरा 10,000 से आपको मिल गया। पर ऐसा भी हो सकता था, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला भाई नहीं, पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम पार्शियल एक्सेप्ट कर रहे हैं। 10,000 का क्लेम है, 8,000 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, बैंक कितने से बढ़ रहा है,
बैंक तो बढ़ रहा है 8,000 से, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे पास है वो उसका बैलेंस मुझे घटाना है, उसे खत्म करना है। कितने से घटाना है? 8,000 से घटाऊं या 10,000 से घटाऊं? आप सोचिए, 8,000 से घटाऊं या 10,000 से घटाऊं? अगर मैं 8,000 से घटाऊंगी, इसका मतलब मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस अभी भी 2,000 दिखेगा, राइट। 10,000 मैंने उसको ये करा था, ये वाली एंट्री थी ना, इसके बाद की बात हो रही है। तो 10,000 से मैंने उसको डेबिट किया हुआ था। अगर मैं उसे 8,000 से घटाऊंगी तो क्या होगा? 2,000 का बैलेंस मेरी बुक्स में फिर भी दिखेगा कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, मैंने एसेट दिखाई हुई है। पर क्या वो मेरी एसेट है? इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देने वाली है 2,000? नहीं देने वाली, क्योंकि ये मेरा फुल एंड फाइनल हो गया सेटलमेंट और मेरा 8,000 का ही एक्सेप्ट हुआ है, 2,000 एक्सेप्ट नहीं हुआ है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 2,000 रुपए नहीं देगी फ्यूचर में। जब मुझे उस 2,000 मिलने ही नहीं है तो मैं उसको एसेट कैसे बना सकती हूँ? इसका मतलब मुझे जो इंश्योरेंस कंपनी को कम करना है पूरा 10,000 से करना है। तो मेरी एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से, इंश्योरेंस कंपनी एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगा 10,000 से। लेकिन अब देखिए मेरा बैलेंस नहीं हुआ, डबल एंट्री तो हुई नहीं। बैंक तो डेबिट हुआ 8,000 से, क्रेडिट हो रहा है 10,000, 2,000 कहाँ गया? तो 2,000 एक्चुअली आपका लॉस हो गया है ना, क्योंकि 10,000 का गुड्स जला था, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, यानी कि 2,000 जो है वो आपके पास लॉस बुक हो गया है। इस केस में फिर आप एंट्री करेंगे, इस केस में आपने एंट्री करी, बैंक से आपको कितना पैसा मिला? बैंक डेबिट किया आपने 8,000 रुपए से, ठीक है। 2,000 रुपए का आपने लॉस ऑफ स्टॉक बुक किया, 2,000 का। और आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया पूरा 10,000 रुपए से। एंट्री हो गई आपकी। तो ये थी लॉस ऑफ स्टॉक की एंट्री। एक एंट्री हम और देखते हैं। मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ जो गुड्स है, लेट सपोज हमारी शर्ट्स की, जैसे अगर मानते हैं हमारी बिजनेस है शर्ट्स बेचने का, तो हमने क्या डिसाइड किया कि भैया कुछ शर्ट्स हम चैरिटी में डोनेट कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं कुछ शर्ट का, ठीक है। अब इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है, आपकी फर्म के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो गुड्स हैं यानी कि शर्ट्स हैं वो तो कम हो रही है, ठीक है, गुड्स कम हो रही है। क्या साथ में कैश बढ़ रहा है? जी नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं कैश आ रहा, फ्री में डोनेट किया है। तो अब कैसे करें इस एंट्री को? इसलिए हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुड्स यानी कि गुड्स क्या है? हमारी मॉनिटरी आइटम है, फाइनेंशियल आइटम है। तो ये हमारे बुक से जा रहा है, हमारी फर्म के अंदर से जा रहा है, तो इसको हमें रिकॉर्ड कैसे करें? तो क्योंकि आपको पता है गुड्स कम हो रहे हैं, जब आपने खरीदा था कभी तो उसको परचेज अकाउंट डेबिट किया था, तो ये तो आपको पता है कि अभी आपको परचेजेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करें? डेबिट आप करिए, खर्चा बना दीजिए, चैरिटी के नाम से बना दीजिए या डोनेशन के नाम से बना दीजिए, जिस भी नाम से बना दीजिए, एक खर्चा बना दीजिए। और जब भी ये एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? डोनेशन या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, जितने की भी गुड्स आप डोनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरी शर्ट की, जैसे अगर बिजनेस है, मैंने क्या करा है, कुछ शर्ट फ्री सैंपल, मैंने सोचा है कुछ शर्ट हम फ्री में सैंपल की तरह बांटेंगे लोगों में, ठीक है। उस केस में भी क्या हो रहा है? गुड्स मेरे कम हो रहे हैं, फर्म के अंदर से गुड्स जा रहे हैं। क्या बदले में कुछ कैश आ रहा है? जी नहीं, नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है बदले में? बदले में देखिए, ये जो मैं फ्री सैंपल में गुड्स बांट रही हूँ, क्यों बांट रही हूँ? ये मैं अपनी शर्ट्स की एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने गुड्स मैं बांट रही हूँ, ये मैं अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से बांट रही हूँ। और एडवर्टीजमेंट मेरा क्या है? खर्चा है। तो खर्चा जब बढ़ेगा तो डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं, जितने के भी हमारे गुड्स की वैल्यू है उतने से आप ये एंट्री करेंगे। तो हम जनरल एंट्री वाला सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, लेजर पोस्टिंग। पहले मैं आपको बता दें, लेजर जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो स्टेप्स हैं, बेसिकली जो 5 स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपने देखा था आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको हमें रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। जब आपको पता चलता है यस इसको रिकॉर्ड करना है, आप उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, यानी कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम इस स्टेप में पहुंच गए लेजर में, ठीक है। आपको, क्योंकि हम जो
अकाउंटिंग करते हैं आज के ज़माने में, वो हम सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे टैली है, बिजी है, जो भी है, हम उसमें करते हैं, राइट। इसीलिए आपको लेजर पोस्टिंग करनी नहीं होती। आपको जो करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर काम, वो जनरल एंट्री करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है। जब आप जनरल एंट्री पास कर देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, रिकॉर्डिंग कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपने आप से लेजर की पोस्टिंग कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपको नहीं करना होता मैन्युअली कोई भी लेजर पोस्टिंग। पर हाँ, क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेजर पोस्टिंग होती कैसे है। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लेजर पोस्टिंग करते कैसे हैं। लेजर पोस्टिंग करने से पहले मैं बताती हूँ लेजर होता क्या है। लेजर आप इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं आप एक कंपनी में अकाउंटेंट हैं, आपने साल भर में 50,000 जनरल एंट्रीज पास करी है, ठीक है। उस 50,000 एंट्रीज में मान लेते 10,000 एंट्रीज परचेजेस की थी, 10,000 सेल्स की थी, कुछ एंट्रीज आपने सैलरी पे की करी थी, बैंक से पैसा निकाला था उसकी एंट्री, बैंक में पैसा विड्रॉ किया, डिपॉजिट किया था उसकी एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था, प्रिंटर खरीदा था, कुछ और फिक्स एसेट खरीदा था, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए थे। सो बहुत सारी न्यूमरस जनरल एंट्रीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने पास करी थी। मान के चलते 50,000 जनरल एंट्रीज आपने साल भर में पास करी थी। और आप या कोई और भी, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो 50,000 एंट्रीज तो याद नहीं कर सकता। 50,000 क्या 10,000 एंट्री भी याद रख सकता। तो आपने मानते हैं साल भर में 50,000 जनरल एंट्रीज पास करी थी। अब आपके मैनेजर साहब आपसे किसी दिन बोलते हैं कि जो हमारा डेटर है मिस्टर राम, उससे हमें कितना पैसा लेना है ये जरा उनको बताया जाए। तो वो आपको मॉर्निंग में कहते हैं कि चलिए आप बताइए मिस्टर राम से हमको कितना पैसा भी और लेना है, जो कि हमारा डेटर है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने फटाफट से क्या करा, जनरल एंट्रीज वाली अपना रिकॉर्ड खोला और सारी जनरल एंट्रीज 50,000 जनरल एंट्रीज आप ढूंढने लगे कि कौन कौन सी जनरल एंट्रीज इसमें से सेल वाली है जो कि मैंने मिस्टर राम को करी है। तो 50,000 एंट्री में से आप मिस्टर राम की एंट्री सारी ढूंढने लगे। ढूंढते 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 आपने ढूंढी, मान लेते हैं आपके पास 5,000 एंट्रीज मिस्टर राम की निकल के आई जनरल एंट्रीज की। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करके आप देख रहे हैं अच्छा ये सारा तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर इसको मिस्टर राम को सेल किया था, इतना इतना पैसा आ गया था, अच्छा मुझे इससे इतना जो बैलेंस है वो मिस्टर राम से लेना है। ये सारी एक्सरसाइज करते करते आपको शाम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली इतना छोटा, इतनी जल्दी ये होगा नहीं। आपने सारी 50,000 एंट्रीज को ढूंढा, उसमें से मिस्टर राम की एंट्रीज निकाली, फिर उसमें से आपने देखा कहाँ कहाँ मिस्टर राम डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ मिस्टर राम क्रेडिट हो रहा है। फिर आप नेट एक अमाउंट निकाल के लाते हैं और अपने मैनेजर साहब को बताते हैं कि भाई ये अमाउंट है जो मुझे मिस्टर राम से लेना है। तो क्या आपके जो मैनेजर साहब है वो आपकी इस जो आपने इतना एफर्ट डाला है इससे खुश होंगे? जी नहीं, वो बहुत नाराज होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसका आंसर आपको 5 मिनट में देना था। आप 5 मिनट में क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपके पास मिस्टर राम का कुछ अलग से कोई अकाउंट नहीं था जहां पे आप देख के पता लगा सकते कि मिस्टर राम पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार डेबिट हुआ है, कितनी बार क्रेडिट हुआ है, और नेट मुझे मिस्टर राम से आज की डेट में कितना पैसा लेना है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लेजर। तो लेजर क्या होता है? लेजर यानी कि आपने साल भर में जितनी भी अकाउंट ओपन किए हैं, अकाउंट ओपन किए मतलब जितनी भी जनरल एंट्रीज पास करी हैं, उसमें जो जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए थे उन सब अकाउंट्स का एक अलग अलग लेजर, एक अकाउंट खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल परचेज का एक अलग अकाउंट खुल जाएगा, सेल्स का एक अलग अकाउंट खुल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक अलग अकाउंट खुल जाएगा, प्रिंटर खरीदा प्रिंटर का अलग खुल जाएगा, मिस्टर राम का अलग, मिस्टर श्याम का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुई है और उसके अंदर जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं उन सब की आप एक एक लेजर खोल देंगे। अब उस लेजर में होगा क्या? उस लेजर में आपको पता चल जाएगा साल भर में क्या क्या उस पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट हुआ है, क्या क्या उस पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, डेबिट माइनस क्रेडिट, कितना नेट बैलेंस हमारे पास अभी उससे लेना है या उसको देना है, या कितना उसका नेट बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। लेजर वैसे तो साल के अंत में ही हमको जब बैलेंस शीट बनानी होती है तो हम देखते हैं बैलेंस कि हमारे पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी भी वक्त साल भर में किसी भी एक दिन या किसी भी वक्त आपसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो आप इजीली उसमें से देख के बता सकते हैं कि कितना आज की डेट में उसका बैलेंस है। तो लेजर को हम इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल दिख रहा है। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी पहले फॉर्मेट बता देती हूँ। फॉर्मेट एक्चुअली मैनुअली जब हम बनाते थे ट्रेडिशनली तो हमारे पास क्या फॉर्मेट होता था, और फिर
मैं आपको एक्सेल में इस एग्जाम्पल को लेके बताऊंगी जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करूंगी, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेबिट क्रेडिट बताऊंगी। तो फॉर्मेट हम एक बार यहाँ से पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता था हमारे पास। एक तरफ हमारे पास जो जैसे फॉर एग्जांपल ये कैश अकाउंट का आपके पास है, तो हमने इसको दो टुकड़ों में बांट लिया। एक तरफ डेबिट साइड होती थी, एक तरफ क्रेडिट साइड होती थी। अब डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले डेट, किस किस डेट में आप ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो उस डेट में आप पोस्ट करते थे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स यानी कि किस वजह से ये ट्रांजैक्शन हो रही है। फिर जेएफ जनरल फॉलियो होता था, मतलब जो आपका जनरल एंट्रीज का रिकॉर्ड होता था वहां पे जो आप नंबर होता था उसको आप यहाँ पे डालते थे जिससे कि आप इजिली बाद में ट्रैक कर सके। फिर अमाउंट, तो ये तो हुई आपकी डेबिट साइड। सेम चीज हम डालते थे क्रेडिट साइड में भी, डेट किस किस डेट में हो रहा है, क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, क्या जेएफ है और क्या अमाउंट है। ठीक है, तो ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 60,000 डेबिट साइड में टोटल आ रहा है, यहाँ 8,000 आ रहा है, इसका मतलब 52,000 अभी भी इसका बैलेंस है। इसको हम बैलेंस सीडी अभी आगे देखेंगे, बैलेंस बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्मेट है। अब हम अपना एग्जांपल लेते हैं और उसको एक्सेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान के चलते हैं पूरे साल भर में यही 3 एंट्रीज हुई है, उसके अलावा कुछ एंट्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपए से, यानी कि 50,000 रुपए की कैपिटल हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है। एंट्री आप सभी जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्यों। तो अब जैसे ही आपने ये एंट्री डाली आपको पता चला कि दो आपको लेजर खोलने, दो अकाउंट पिक्चर में आ गए, एक कैश और एक कैपिटल। तो आपने फटाफट से दो लेजर खोल लिए, कैश का और कैपिटल का। एक्सेल में करते हैं इसको। एक आपने कैश का लेजर खोल लिया, अभी मैं बस रफ बनाऊंगी, और एक आपने कैपिटल का लेजर खोल लिया। ठीक है, आपको पता है एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, सिमिलरली एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। क्या एंट्री पास किया आपने, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश को डेबिट करना है, कितने से, 50,000 की है तो 50,000 से आप डेबिट कर देंगे। अच्छा, पर जो भी डेट है उस डेट में डाल देंगे। क्या पर्टिकुलर्स में क्या डालेंगे, 50,000 के यहाँ पे क्या पर्टिकुलर में हम फिल करें। तो आप एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब कैश को डेबिट करेंगे तो यहाँ पे 2 कैपिटल करके करेंगे। जो भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं 2 करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड में जो भी हम लिखते हैं हम बाय करके लिखते हैं। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों लिखते हैं, ये कन्वेंशनली ट्रेडिशनली ऐसे ही चला आ रहा है तो ऐसे ही चलता है ये। सो डेबिट साइड में हम 2 डालते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय डालते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट करना है मुझे 50,000 से, और क्या नाम कह के करना है, कैपिटल कह के करना है। ठीक है, तो कैपिटल की वजह से मेरा 50,000 डेबिट हो रहा है। आपने एक पोस्टिंग कर दी। एंट्री का दूसरा लेग क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कैपिटल का भी आपको लेजर खोलना है और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में 50,000 लिख देंगे। ठीक है, जो भी डेट है सेम ही डेट होगी। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, आप बाय करके लिखेंगे, क्या नाम आएगा, फिर से एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, जो वहां पे डेबिट था उसको यहाँ पे डाल दीजिए कैश। तो ये तो तरीका है कि एंट्री का जो दूसरा लेग होता है उसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको रीड करना हो, समझना हो, तो आप कैसे समझेंगे कि भाई ये जो कैश अकाउंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैश अकाउंट में आप क्या देख रहे हैं, साल में 50,000 रुपए कैश आया है। कैश आया मतलब डेबिट हो रहा है तो कैश आया होगा। तो 50,000 रुपए साल में कैश आया है, किस वजह से आया है, इस वजह से आया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। इसी तरीके से कैपिटल का जब लेजर पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, कैपिटल साल में 50,000 से क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट हो रही है मतलब कैपिटल आया है, और कैसे आया है, कैश में आया है। तो जब आप जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप जो एंट्री का दूसरा पहलू है, दूसरा लेग है, उसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, जिससे कि जब हम पढ़े तो हमें पता चले कि इस रीजन से ये ट्रांजैक्शन हुई है। फिर क्या हुआ था उसके बाद, दूसरी ट्रांजैक्शन हमने परचेज करा है 8,000 से, कैश में परचेज किया। तो एंट्री आपको पता है, परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा 8,000 रुपीज से। तो जैसे आपने जनरल एंट्री पास करी आपको पता चला आपको लेजर खोलना है परचेज का और कैश का। कैश का तो आपने ऑलरेडी खोला हुआ है, दोबारा तो खोलेंगे नहीं, तो अब नए लेजर में कौन सा खोलना है, परचेज का लेजर खोलना है। तो चलिए परचेज का लेजर खोल लेते हैं।
यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेज सेम रहेगा, डेबिट और क्रेडिट। क्या एंट्री हुई है मेरी? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यानी परचेज को डेबिट करो 8,000 से करिए, डेबिट कर दो 8,000 से। क्या कह के, क्या एंट्री थी मेरी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश कह के मुझे यहाँ पे डेबिट करना है, कर दिया। दूसरा पहलू, दूसरा लेग उसकी पोस्टिंग करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी कि मुझे बाय में जाके लिखना है 8,000 रुपए कैश अकाउंट में। और क्या कह के? परचेज कह के, कि परचेज डेबिट हो रहा था तो वो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि किस वजह से हो रहा है, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए परचेज। तो ये मैंने दूसरी भी हमने पोस्टिंग कर दी। उसके बाद हमारे पास एक और साल में एंट्री आई। वो क्या आई थी? मैंने सेल करे थे गुड्स 10,000 के कैश में। तो देखो एंट्री बताइए क्या कर दी मैंने? कैश को डेबिट कर दिया, कैश आया, सेल्स यानी कि इनकम बढ़ गई, क्रेडिट से कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 की। जैसे ही आपने एंट्री पास करी, आपको पता चला आपको लेजर खोलना है कैश का और सेल्स का। कैश का ऑलरेडी खुला हुआ है, आपको अब किसका लेजर खोलना है? सेल्स का। तो चलिए सेल्स का लेजर खोल लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेजर खोल लेते हैं। सेम डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब जब हमने ये खोला सेल्स का, तो हमारी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसको 10,000 से क्रेडिट करना है सेल्स को। यहाँ लिखते हैं बाय करके, क्या नाम से आएगा? एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कैश से। और दूसरा इसकी पोस्टिंग कैश के लेजर में जाएगा। कैश के लेजर में 10,000 क्या हो रहा है? एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कैश को डेबिट करना है और टू कह के सेल्स के नाम से आएगा। अब कोई अगर मान लेते यही 3 ट्रांजेक्शन हुई हैं साल भर में, कोई अगर आपका लेजर पढ़े, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका कैश का लेजर उठा के पढ़े, तो क्या उसको क्या मिलेगा? डेबिट साइड क्या होती है? जो जो पैसा आया है, कैश आया है, तो 50,000 आया और 10,000 आया है। किस रीजन से आया है? ये तो कैपिटल की वजह से आया है, ये सेल्स की वजह से आया। 60,000 रुपए गया है साल में, 8,000 रुपए परचेजेस की वजह से। तो 60,000 आया, 8,000 गया, बैलेंस आपके पास 52,000 का कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है, जिस भी डेट की आपने ये निकाला है, ठीक है। इसी तरीके से कोई परचेज अकाउंट खोलेगा तो दिखेगा साल में हमने परचेज एक्सपेंस होता है 8,000 की परचेजेस करी है। कैपिटल क्या दिखेगा? 50,000 का साल में कैपिटल आया है, 10,000 की सेल्स हुई है। तो इस तरीके से आप इसको रीड भी करेंगे। तो ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनली ऐसा आपका फॉर्मेट होता था। टू बाय मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेंगे। हर एक जो भी अकाउंट, जनरल एंट्री के बाद कोई भी अकाउंट अगर आपकी पिक्चर में आ रहा है, आप उसका लेजर खोलते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हम ट्रेडिशनली बनाते थे। हाँ, बिकॉज आजकल हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, मैनुअली कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो आपको एक्चुअली ये कुछ भी इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपने आप से सॉफ्टवेयर से निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी लेजर पोस्टिंग थ्रू आउट द ईयर होती रहेगी। लास्ट में आपके अकाउंट, आपके बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं, सबका एक एक लेजर खुल गया। और उस लेजर से आपको क्या पता चल गया? कितना इसमें डेबिट आया है साल भर में, कितना क्रेडिट आया है, डेबिट माइनस क्रेडिट कितना बैलेंस बचा है, राइट। फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट मान लेते हैं और ड्यूरिंग देयर हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, यही 3 ट्रांजेक्शन हुई है पूरी साल भर में। तो मैंने कैश अकाउंट, अपना कैश का जो लेजर खोला, उसमें मैंने क्या देखा कि अच्छा मेरे पास, मेरी फर्म के अंदर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेबिट साइड देखिए 50,000 प्लस 10,000, मतलब साल भर में मेरे पास 60,000 रुपया आया कैश में, और 8,000 रुपया गया। किस वजह से गया? परचेजेस करी थी मैंने। तो आपको पूरी यहाँ पे डिटेल मिल गई कि पूरे साल भर में कैश अकाउंट के साथ हुआ क्या। 60,000 आया, 8,000 चला गया, यानी कि 52,000 मेरे पास एंड में, ईयर एंड में 52,000 का कैश बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपने परचेज अकाउंट खोल के देखा होता, तो साल भर में एक ही एंट्री आई होती, वो भी डेबिट साइड में 8,000 क्या कह के आई होती? टू कैश कह के आई होती। यानी कि परचेज अकाउंट खोल के आपको पता चलता है अच्छा मैंने साल भर में 8,000 की परचेज करी है। ऐसे अगर और परचेजेस करी होती, मान लेते हैं 1,000 परचेजेस करी होती, तो 1,000 एंट्री आ रही होती, आपको सारा दिख जाता है कि हमने इतना इतना पूरे साल भर में परचेज किया, उसका एक टोटल बैलेंस आ जाता है, आपको टोटल पता चल जाता है साल भर में कितनी परचेजेस हुई है। अगर लेजर अकाउंट ना हो तो क्या हो? लेजर का अगर सिस्टम ना हो तो क्या हो? अब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साल भर में 50,000 एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास हुई हैं, जिसमें से 10,000 परचेजेस की एंट्रीज हैं। अब आपको ईयर एंड में पता करना है
ये किसी भी डेट में पता करना है कि भैया साल अभी तक कितनी परचेजेस हुई है, इस साल में परचेज कितनी करी है हमने, तो आप क्या करेंगे, सारी जर्नल एंट्री खोल के देखेंगे, उसमें ढूंढेंगे कहाँ का परचेजेस वाली एंट्री है, फिर उन परचेजेस को ऐड करेंगे। नॉट पॉसिबल। इसीलिए लेजर पोस्टिंग यानी कि आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन इस जगह पे मिल गई है। अब आप सीधा क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि आपने साल भर में कितनी परचेजेस करी है। आप जल्दी से अपना परचेजेस अकाउंट का लेजर खोलेंगे। जैसे परचेजेस का लेजर खोलेंगे, वहां पे आपको सारा डेबिट किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, सब दिख जाएगा। जितना भी डेबिट हुआ है यानी कि यही हमने परचेज किया है। अगर कुछ क्रेडिट है इसका मतलब हमने कुछ रिटर्न करा है। बैलेंस करके जो बैलेंस आ जाएगा इसका मतलब वो साल भर में एक्चुअल आपकी नेट परचेजेस हुई है। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट खोलेंगे। अगर इस केस में हमारा सेल्स में हम मानते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, पूरे साल में एक ही एंट्री हुई है 10,000 की और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो आपने सेल्स का लेजर खोला, उससे क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, बाय कैश, यानी कि आपको पता चल रहा है इस साल हमने 10,000 की सेल करी है, वो भी कैश में सेल करी है। अगर क्रेडिट में सेल करी होती तो उस डेटर का नाम वहां पे आ जाता, बाय राम, बाय श्याम, जो भी होता। ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है साल भर में आपने 50,000 सेल्स एंट्रीज बुक करी है, तो जैसे आप सेल्स लेजर खोलेंगे उसके अंदर आपकी सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये सेल्स आपने साल भर में करी है, और ये अगर कुछ डेबिट है, इतना रिटर्न हुआ है, नेट सेल्स आपको मिल जाएगी। तो लेजर की आप अहमियत समझ सकते हैं। ये आपको एक एक जनरल एंट्री नहीं देखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। आप सीधा लेजर से देखेंगे, जो भी आपको जिस भी लेजर को देखना है। अगर आपको मिस्टर राम का लेजर देखना है जो कि हमारे डेटर है, तो आप उसको खोलेंगे लेजर को, आपको पता चल जाएगा अच्छा मैंने इसको इतनी इतनी सेल करी थी, मुझे इससे इतना इतना पैसा लेना है, इतना इतना इसने दे दिया जो क्रेडिट में आ रहा है, नेट मुझे इससे इतना पैसा लेना है। तो इस तरीके से लेजर से हमें पूरी उस पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल मिल जाती है। इसलिए लेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा लेजर पोस्टिंग का। जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिकली कोई लेजर पोस्टिंग आज की डेट में करनी नहीं होती, सॉफ्टवेयर खुद करता है। लेकिन हाँ, आपको लेजर रीड करना जरूर आना चाहिए। क्यों, मान लीजिए आपका ऑडिट चल रहा है, या ऑडिट नहीं भी चल रहा है, आपका ओनर किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगता है, एक डेटर है जो कि खराब चल रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, आप एग्जामिन करना चाहते हैं उसको, भैया कैसा है इसका सिस्टम, फटाक से वो बोलेगा कि अच्छा मुझे बताओ कि इसको कितनी हमने इस पर्टिकुलर राम है, डेटर है कोई राम, बताओ भी राम को हमने साल भर में कितनी सेल करी है, कितना पैसा उससे बकाया है। तो आप क्या करेंगे, सीधा राम का लेजर खोलेंगे, देखेंगे अच्छा इस डेट पे ये हमने इसको सेल करी है, इस डेट पे इसने इतना इतना पैसा दे दिया है, इतना इतना बाकी है। आप उसको अपने जिनको भी आपको बताना है, ऑडिटर को बताना है, ओनर को बताना है, आप इजिली बता सकते हैं। इसलिए आपको लेजर जो है आपको रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि क्या लेजर बोल रहा है, डेबिट क्रेडिट क्या बोल रहा है, जिससे कि आपके पास अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप उसका आंसर दे सकें। सो ये लेजर के बारे में है, और ये मैंने आपको बताया कैसे हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। बैलेंसिंग, अब देखिए बैलेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, हम खुद से तो करते नहीं है। तो ये वाला जो सिस्टम मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एक्चुअली। ये तो हम जब हाथ से कभी मैनुअली बनाते थे तो हम इस तरीके से बनाते थे, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर से लेजर को खोलते हैं, किसी लेजर को प्रिंट आउट लेते हैं, तो वो जनरली इस फॉर्मेट में आता है। ये वाला जो फॉर्मेट हमारे पास है, इस फॉर्मेट में वो आता है। इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। ऊपर जो मैंने कैश अकाउंट बनाया था उसी को अगर आप सॉफ्टवेयर से उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से वो आएगा। तो प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे कोई भी लेजर, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला जो सिस्टम है ये आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर से निकल के देगा। अभी हमने कैश अकाउंट ऊपर देखा था, जिसमें हमने देखा था 60,000 रुपए आए थे और 8,000 गए थे, 8,000 गए थे, तो बैलेंस 52,000 का मेरे पास बचा था, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें भी देखिए आप, डेबिट साइड है एक और एक क्रेडिट साइड है, राइट। यहाँ पे कैपिटल से डेबिट हो रहा है 50,000 रुपए आए हैं, परचेजेस से क्रेडिट हो रहा है 8,000 गए हैं, सेल से 10,000 डेबिट हो रहा है आए हैं, इसका मतलब 60,000 आए हैं, 8,000 गए हैं, 52,000 का बैलेंस बचा है, राइट। तो इस तरीके से आपको लेजर पढ़ना होता है कि क्या आपको ये तो पता ही है कैश में क्या बैलेंस, कैश का बैलेंस डेबिट होता है, यानी कि जब भी कैश में जो भी चीजें डेबिट हो रही हैं, ये वाली साइड इसका मतलब कैश आया है, क्रेडिट हो रहा है तो मतलब कैश गया है, किस रीजन से आया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, किस रीजन से गया यहाँ से देख सकते हैं, बाद में बैलेंस बच गया। तो ये आपको इस तरीके से लेजर को पढ़ना होता है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ यहाँ पे कि जैसे हमने कैश अकाउंट का भी आपने लेजर देखा, लास्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस सीडी कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा इसको हमने बैलेंस सीडी करा, मैनुअल देख लो चाहे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला देख लो। तो हम इसको
क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बैलेंस बचा है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब सारे अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल यानी कि एक्सपेंस और इनकम वाले जो अकाउंट होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उनको हम इसी साल में खत्म करके जाते हैं। इसी साल में खत्म करने का मतलब जो भी उनका साल भर में जितनी भी डेबिट क्रेडिट से बाद जो नेट बैलेंस बचता है एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट का, उसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे कैसे बनाते हैं। और जितने भी एसेट लाइबिलिटीज वाले अकाउंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उनका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश हमारा एसेट के अकाउंट है, साल भर में और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 52,000 का हमारे पास बैलेंस बच गया, तो ये बैलेंस क्या है, अगले साल जाएगा। 31 मार्च खत्म हो गया तो 1 अप्रैल को ये मेरा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा बेसिकली। तो ये मतलब मैंने लेके आया है पिछले सालों से। तो एसेट और लाइबिलिटीज के जो बैलेंस होते हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगले साल वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं, उसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाके खत्म करते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमने प्रैक्टिकली एक किसी कंपनी का HDFC का बैंक अकाउंट निकाल लिया है। अगर आप इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए बैंक अकाउंट एसेट होता है, एसेट यानी कि डेबिट बैलेंस होता है, ओके। ये कह रहा है कि इसके पास ओपनिंग बैलेंस है 87,000 का, हो सकता है किसी भी पीरियड का निकाला हो, मैंने सितंबर मंथ का निकाला है तो 1 सितंबर को इसका ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। फिर क्रेडिट हो रहा है मेरा बैंक 5,282 रुपए से, क्रेडिट यानी कि मेरा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ट्रेवलिंग एंड होटल एक्सपेंसेस के बिल्स जो हैं वो पे करें अपने HDFC बैंक अकाउंट से, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको वाउचर टाइप पेमेंट, तो क्योंकि मैंने ये पेमेंट बुक करी है इस बैंक अकाउंट से पेमेंट करी है, तो इसलिए मैंने अपने बैंक अकाउंट को कम कर लिया। जब आपने ये एंट्री करी होगी, रिकॉर्डिंग करी होगी, उस वक्त आपने क्या एंट्री करी होगी, ट्रेवलिंग एंड होटल एक्सपेंस को आपने डेबिट किया होगा और HDFC बैंक को आपने क्रेडिट किया होगा, राइट। ये आपने एंट्री करी होगी। बाद में सॉफ्टवेयर जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसने खुद से इसकी लेजर पोस्टिंग करी, और लेजर पोस्टिंग आप देख लीजिए कैसे करी। उसने क्या करा, मैंने सिर्फ आपको HDFC बैंक अकाउंट का लेजर दिखाया है, साथ में इसका ट्रेवलिंग का लेजर देखेंगे तो वहां आपको ट्रेवलिंग वाले डेबिट साइड में दिखेगा। लेकिन अभी हम HDFC बैंक अकाउंट का लेजर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए HDFC क्या होना था, क्रेडिट होना था, ये हो रहा है क्रेडिट, किस नाम से हो रहा है, ट्रेवलिंग एंड होटल एक्सपेंसेस के नाम से। तो आपने जनरल एंट्री करी, उसको सॉफ्टवेयर ने खुद से पोस्ट कर दिया, लेकिन यस आपको रीड करना आना चाहिए। तो आप जब HDFC का बैंक अकाउंट पढ़ रहे हैं तो आपने देखा इतना मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, ट्रेवलिंग एंड होटल के एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है 5,282, जिसकी वजह से मेरा HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर से आपने कोई ट्रेवलिंग एंड होटल एक्सपेंसेस का बिल पे किया है 6,167 रुपीज का, क्योंकि पेमेंट करी है तो सिर्फ HDFC आपका बैंक अकाउंट फिर से कम हो गया, तो ये आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया। उसके बाद ये 200 रुपए से और आप कम कर रहे हैं अपने अकाउंट को, बैलेंस को कम कर रहे हैं, क्या कह के, आपने कोई मोबाइल बिल का पेमेंट करी है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं 87,000 आपके पास स्टार्टिंग में था, ड्यूरिंग द मंथ आपने इतनी पेमेंट कर दी, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। अच्छा एक एंट्री और है, अब आप देख रहे हो एक डेबिट भी हो रहा है, HDFC डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि पैसा आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, क्या नाम से आ रहा है, पेपर फीस इनकम, कुछ आपकी इनकम आ रही है, जो भी आप सर्विसेज देते हैं उससे कुछ इनकम आ रही है, जिसकी रीजन से आ रही है 20,000, 2 लाख आपके पास पैसा आ रहा है। तो आपने अब इससे मान के चलते हैं हमारा मंथ एंड हो गया, हमने पूरा अभी लेजर नहीं लिया है, तो ये ओपनिंग था, ये ड्यूरिंग द रिसीव हुआ, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, अपने भी यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा जो आपका कैरी डाउन जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। तो ये आपका एक लेजर है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का मैंने एक लेजर लगाया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या है, मेरा एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, जब भी ये डेबिट हो रहा है इसका मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं, और क्रेडिट हो रहा है तो मतलब कुछ खर्चे रिवर्स हो रहे हैं। तो ये इन सब कारणों से मेरा खर्चा बढ़ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या मेरे कारण है, और इन सब कारणों से मेरा खर्चा रिवर्स हो रहा है। इसी तरीके से परचेज का मैंने लगाया, परचेज ही हमारा खर्चा है, परचेज का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो जो भी रीजन, जो भी डेबिट है वो आप देख सकते हैं किस किस कारणों से ये डेबिट हो रहा है, आपने कहाँ कहाँ से परचेज करी है वो नाम आ रहे हैं सबके, ठीक है। और ये आपका क्रेडिट अगर आपने कुछ रिवर्सल्स करी है, तो ये आप दो लेजर्स, दो नहीं बल्कि तीनों ही आप ये लेजर्स रीड करना। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया सारे लेजर्स को हम 5, ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, हम टोटल 5 कैटेगरीज में सारे अकाउंट्स को बांटते हैं।
अकाउंट या तो एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, इनकम हो सकती है और एक्सपेंस हो सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल वाले जो लेजर्स हैं इनको हम परमानेंट अकाउंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। जबकि इनकम और एक्सपेंस हमारे टेम्परेरी अकाउंट है, हम इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। वहां से हम देखते हैं अच्छा ये मेरी इनकम, ये मेरे एक्सपेंस, भाई हमने साल भर में कितना कमाया, इसको हम अगले साल नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे एसेट्स, लायबिलिटी, संपत्ति, देनदारी, लेनदारी, इन सबको हम लेके जाएंगे अपने अगले साल में, और इनकम एक्सपेंस को इसी साल खत्म करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाकर। तो ये था सारा हमारा ऑल अबाउट लेजर्स। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। देखिए क्या होता है, आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं, मंथ एंड आया, आपने बैंक से स्टेटमेंट निकाली अपनी बैंक अकाउंट की, वहां पे आप क्या देख रहे हैं, बैलेंस जो उसमें दिखा रहा है, मान लेते हैं 10,000 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है आपके अकाउंट में। ठीक है, आपने अपना बैंक का लेजर खोला, अभी हमने लेजर देखा, अपनी सॉफ्टवेयर में बैंक का लेजर खोला, वहां आप देख रहे हैं 8,000 रुपए दिखा रहा है बैलेंस। अब आपका दिमाग खराब हो गया, क्यों? आप बोल रहे हैं कि भैया मेरी बुक्स में 8,000 क्यों आ रहा है, बैंक की स्टेटमेंट तो बोल रही है 10,000 रुपए आपके पास, जबकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रही है कि नहीं मेरे पास तो 8,000 है, तो 2,000 कहाँ गए? ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आता ही आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बैंक के पास वो पहुंची नहीं होती है, तो बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं करा होता। या इसी तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बैंक के पास होती है, मेरे पास नहीं होती। यहाँ बैठे अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट बैठी हूँ यहाँ पे, मैं अपना जो रिकॉर्डिंग करती हूँ, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है। जब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है तो मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूँ? बैंक के पास वो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो बैंक बोलता है आपका बैलेंस है और जो मेरी बुक्स बोलती है मेरा बैलेंस है, उसके बीच में डिफरेंस आता है। तो वो जो डिफरेंस आता है उसी को हमें रिकंसाइल करना है। आप उसको अगर रिकंसाइल नहीं करेंगे तो हम नहीं कह सकते कि जो आप बुक्स मेंटेन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कोई जब भी आपका ऑडिट होगा आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ऑडिटर आता है तो सबसे पहले आपका बैंक का जो आपकी बुक्स में बैलेंस है और बैंक के स्टेटमेंट्स को मैच करेगा। अगर मैच नहीं होगा तो वो उसको आगे करेगा ही नहीं। ठीक है ना, आपको पहले से अपनी एक पीरियोडिकली जो भी आप रखते हैं, मंथली जैसा भी है, अपनी बीआरएस प्रिपेयर करके रखनी होती है कि हाँ भाई हमेशा हमारा जो बैलेंस यहाँ बैंक का और मेरी बुक का जो बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस है वो मैंने हमेशा रिकंसाइल करके रखा हुआ है, यानी कि मैंने रीजंस लिखे हुए हैं क्यों क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, इनका इसको रिकंसाइल करना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी बुक्स की हम मान नहीं सकते कि आपकी बुक्स ठीक है या नहीं है। अगर किसी भी चीज में डिफरेंस आ रहा है तो मैं नहीं मान सकती आपकी बुक्स ठीक है। तो आप कैसे स्टेब्लिश करेंगे कि नहीं आपकी अकाउंटिंग ठीक है? तभी स्टेब्लिश कर पाएंगे जब बोलेंगे कि भैया ये रहे रीजंस। ठीक है, और रीजंस आप जब जो भी है ऑडिटर है जो भी है उसको चेक करेगा, उसको दिखेगा हाँ जेन्युइन रीजंस है, तो वो फिर आपकी बुक्स को मानेगा कि हाँ ये ठीक तरीके से मेंटेन्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने देखा हमारी बुक्स, हमारे अकाउंट्स के अंदर जो बैंक बैलेंस आ रहा है 3,50,000 आ रहा है, और मैंने क्या करा, बैंक की जो अपनी पासबुक देखी वहां पे 4,50,000 आ रहा है। अब कारण देखो क्या पता चला, कारण मुझे ये पता चला कि एक चेक गिवन टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹1 लाख नॉट प्रेजेंटेड बाय हिम इन द बैंक, यानी कि मेरा कोई क्रेडिटर होगा जिससे मैंने कभी कुछ परचेजेस किया होगा, मैंने उसको 1 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया था। अब मैं अकाउंटेंट हूँ, जब मैंने 1 लाख का चेक इशू कर दिया तो मैंने अपनी बुक्स में एंट्री डाली होगी उस पर, मैंने क्या करा होगा, क्रेडिटर को अपना खत्म किया होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक को कम किया होगा। जब मैंने बैंक को कम किया तो मैंने अपनी बैंक का बैलेंस 1 लाख रुपए से कम कर दिया। अब उस जो मिस्टर राम या जो भी वो हमारा क्रेडिटर था, उसने वो चेक बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं करा। जब बैंक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो मेरे एक्चुअली बैंक से बैलेंस कम हुआ नहीं है, इसलिए बैंक में 4,50,000 का बैलेंस दिख रहा है, मेरे पास 3,50,000 का बैलेंस दिख रहा है। मेरे पास बिल्कुल सही दिख रहा है, मैंने जिस दिन पेमेंट कर दी मुझे एंट्री तो करनी है, लेकिन हाँ मुझे पता होना चाहिए कि जो 1 लाख का डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू है आपका बीआरएस का, इसी बेसिस पे आपकी सारी बीआरएस बनती है। तो आप देखिए आपके जो बुक्स में आपका बैंक बैलेंस आ रहा है और जो बैंक स्टेटमेंट पासबुक जिसको हम बोलते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो डिफरेंसेस किस तरीके से आ रहे हैं। जब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकते हैं, जितने भी रीजन, 10 रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो आप उन 10 रीजन को एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है उसमें बताएंगे कि भाई ये रीजन ये रीजन ये रीजन ये रीजन ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट, दिस इज द रिकंसिलिएशन, उसी को हम बीआरएस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्ट देम स्टेटमेंट कॉल्ड बीआरएस,
सबसे पहले आप अपने जितने भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका रीजन पता करो, और वो रीजन के बाद उनको एक स्टेटमेंट में सारे लिखो विद अमाउंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बीआरएस। आप यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्मेट लगाया हुआ है बीआरएस का, बहुत मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। इसके अंदर जो एडिशन वाला पार्ट है इसमें 10 एंट्री हो सकती है, 50 एंट्री हो सकती है। लेस वाला पार्ट है इसमें 10 एंट्री, 50 एंट्री, कितनी भी एंट्रीज हो सकती है डिपेंडिंग क्या आपके रीजन है डिफरेंस आने के। एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं आपके पास जो बैलेंस, अच्छा इसको फॉर्मेट पहले एक बार देख लेते हैं। बैलेंस आप कैसे दिखाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप चाहे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बैंक के अकाउंट, बैंक जो आपकी बुक्स में बैंक अकाउंट है उससे स्टार्ट करके आप पासबुक तक पहुंच जाइए, या फिर आप क्या करिए, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कीजिए और अपने जो आपकी जो बुक है, बैंक बुक है, इसके बैलेंस तक पहुंच जाइए। किसी भी मतलब आप सीक्वेंस में कर सकते हैं, यहां से यहां जाइए या यहां से यहां जाइए, आपकी मर्जी है। तो अभी मैंने आपको दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बुक्स का जो बैलेंस है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला मेरी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है, मान के चलते हैं वो मैंने बोल दिया आ रहा है 49,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया मेरे बुक्स में जो बैलेंस है दैट इज 49,000। अब मैंने कुछ रीजंस निकाले, मैंने कहा मैंने कुछ चेक इशू तो किया है, अपने जो क्रेडिटर थे उनको इशू तो किया, लेकिन उसने बैंक में डाला ही नहीं है। जब मैंने इशू कर दिया था तो मैंने अपनी बैंक, जो मेरा बैंक का बैलेंस था उसको कम कर दिया था, लेकिन बैंक ने उसको कम नहीं करा है क्योंकि बैंक के पास वो चेक आया ही नहीं है। मुझे क्या करना है, रिकनसाइल कैसे करना है, अपने बैंक अकाउंट को एडजस्टमेंट कर करके कहाँ तक लेके जाना है, अपनी जो बैंक अकाउंट है इसको एडजस्ट कर करके कहाँ पहुंचना है, पासबुक में पहुंचना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, चेक मैंने इशू कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक के पास, तो ये मान के चलिए ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है, ये मान के चलिए मेरी जो मेरी अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट है वो है। तो जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो मैंने क्या करा, अपना बैलेंस को कम कर दिया। एक अमाउंट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 10,000 का चेक इशू किया तो मैंने अपनी बुक्स में 10,000 रुपए कम कर दिए, लेकिन बैंक में वो कम नहीं हुआ क्योंकि बैंक के पास चेक पहुंचा ही नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी बैंक बुक में, अपनी जो बुक्स में बैंक अकाउंट है इसको एडजस्ट कर करके पासबुक तक पहुंचना है। एडजस्ट करो, इसको एडजस्ट करने के लिए वापस से ऐड कर दिया, तो 10,000 रुपए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। 10,000 रुपए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद मान के चलते हैं कि हमने बैंक, अच्छा बैंक की स्टेटमेंट मैंने देखी, उसमें मैंने देखा है कि इंटरेस्ट मिला हुआ है मुझे, ड्यूरिंग द मंथ इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। मुझे पता नहीं था क्योंकि बैंक ऐसे फोन करके इन्फॉर्म तो करता नहीं कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तब आपको पता चलता है। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, लेट सपोज कुछ अमाउंट लेते हैं 500 रुपए का। तो अब आपने क्या करा, ये आपकी बुक्स, ये था आपका, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बैंक, बैंक ने जब आपको 500 रुपए का इंटरेस्ट दिया तो उसने आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, आपको नहीं पता, आपने नहीं बढ़ाया, ठीक है। आपको अपनी बैंक जो अपनी बुक्स है उसको एडजस्ट करके कहाँ तक लेके जाना है, पासबुक तक, तो आप भी 500 रुपए से बढ़ा दीजिए, ऐड हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं आपने आपको एक डेटर था आपका, ठीक है, उस डेटर ने आपको पैसे देने थे, अमाउंट ले लेते हैं 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का उसने आपको पैसे देने हैं, उसने आपको पेमेंट करनी है 8,000 रुपए की। तो उसने क्या करा, डायरेक्टली बैंक के पास जाके चेक जमा करा दिया, आपको इन्फॉर्म नहीं करा कि भैया जो वो आपके 8,000 रुपए वो मैं आपको वापस कर रहा हूँ। आप अकाउंटेंट यहाँ बैठे हो, आपको नहीं पता उसने पेमेंट कर दी है, आप चुपचाप बैठे हुए, आपने कोई एंट्री नहीं करी, लेकिन उसने बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया। तो जो बैंक में पासबुक है उसमें आप देखोगे 8,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ है, बैंक ने बढ़ा दिया है, आपको पता नहीं था, अब पता चल गया तो आप भी बढ़ा दीजिए 8,000 रुपए से, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपकी हो जाएंगी जो आपने करनी है। इसी तरीके से माइनस वाली भी कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आपने क्या किया था, एक कुछ चेक आपको डेटर ने आप एक चेक लाके दिया था, आपने क्या करा, उसको डिपॉजिट करा दिया। अब जब आपने इसको डिपॉजिट करा दिया जिस दिन, तो आपने क्या करा, अपने बैंक को बढ़ा दिया, या आपकी बुक से आपने बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक के पास अभी वो क्रेडिट ही नहीं हुआ, या तो पहुंचा नहीं है, किसी रीजन से बैंक ने उसको अभी तक नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसी में एडजस्ट करनी है, इसको एडजस्ट करके बैंक के पास तक लेके आओ, तो आप भी कम कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअली अपनी बैंक, आपको एक्चुअली जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप ये सारी एंट्री पास करके अपनी बैंक की जो अकाउंट है उसको सारा गड़बड़ कर दो। आपका जो बैलेंस बैंक में दिख रहा है वो सही है, ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए आप एक बीआरएस बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, इसकी आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी, कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, ये आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी जो बुक्स में बैंक अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है वो सही है। उसको प्रूफ करने के लिए आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं सिर्फ,
और उस स्टेटमेंट में आप ये सारी एडिशन और डिलीशन कर रहे हैं। जब आपका ये एडिशन डिलीशन करके बैंक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा, इसका मतलब आपने जो आपकी बुक्स में जो बैंक अकाउंट दिख रहा है वो सही बैलेंस दिखा रहे हैं। अगर वो मैच नहीं होगा, इसका मतलब आपने क्या करा हुआ है, कुछ गड़बड़ करी हुई है, अब आपको सही करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे इसी एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, तो इसको आपको पता ही आपने रिकॉर्ड फॉर करना है, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसको यहाँ से हटा दीजिए, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से हटा दीजिए उसको, एक्चुअल उसकी एंट्री कर दीजिए। लेकिन जैसे आपने कहा चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ, ये सब तो आपको कोई एंट्रीज नहीं पास करनी ना, वो आपने सही करा हुआ है। जस्ट टू रिकनसाइल देम हम ये सारी स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो आपको ये अंतर समझना है कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, हम बस एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। पर हाँ, कुछ अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल आती है जो आपको लगता है कि आप करनी है एंट्री, आपको पता नहीं था इसलिए आपने नहीं करी, तो आप एंट्री कर दीजिए एक्चुअल। जैसे आप एक्चुअल एंट्री करेंगे आपका बैंक बैलेंस उतने से एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको अपनी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो आप ये बीआरएस बना रहे हैं उसके अंदर उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा चेक आपने डिपॉजिट किया था लेकिन वो अभी बैंक ने नहीं किया, तो आप भी क्या कीजिए, आपने बढ़ाया है तो कम कर दीजिए, लेस कर दीजिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। फॉर एग्जांपल हमारे केस में 24,000 ले लेते हैं। इसी तरीके से बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आप स्टेटमेंट देख रहे थे, स्टेटमेंट में आपने क्या देखा, बैंक चार्जेस लगा हुआ है। बैंक चार्जेस बैंक लगाता है, आपको नहीं पता था बैंक चार्जेस, इसलिए आपने उसकी एंट्री नहीं करी थी जैसी बैंक, लेकिन बैंक ने तो करी हुई थी, तो बैंक ने जैसे बैंक चार्जेस लगाए थे तो बैंक का बैलेंस कम कर दिया था। आपको सिर्फ एडजस्टमेंट अपनी बुक्स में करनी, आप भी कम कर दीजिए। जब मैं बोल रही कम कर दीजिए तो आपको इस स्टेटमेंट में करना है, पर हाँ आपको पता है बैंक चार्जेस तो एक्चुअली लगे हैं, तो आप उसकी चाहे तो जनरल एंट्री कर सकते हैं। जब अगर आप उसकी जनरल एंट्री कर देंगे तो फिर आप वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से उसको हटा दीजिए, फिर आपको उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मान लेते हैं जैसे बैंक ने, हमने उनको बैंक को बोला हुआ था, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप मेरी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दीजिए, कर दिया कीजिए जब भी ड्यू होगा, तो बैंक ने पे करा था, बैंक ने पे किया था पर मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, बैंक ने जब पे किया था तो बैलेंस कम कर दिया था, लेकिन मैंने तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं भी कम कर दूंगी। कहाँ कम कर दूंगी, अपनी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। लेकिन हाँ, यहाँ पे बीइंग एन अकाउंटेंट आपका दिमाग चलना चाहिए कि भैया हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री बुक होना रिकॉर्ड होना रह गई है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, आप जनरल एंट्री पास कर दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जैसे आप ये एंट्री पास करेंगे आपका जो ये बैंक अकाउंट है ये खुद ब खुद अपने थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर जब आपने एंट्री कर दी, एक्चुअल एंट्री कर दी, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से उसको हटा दीजिए, उसकी आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको बीआरएस प्रिपेयर करना होता है, और आप सबको ये प्रिपेयर करना ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। तो ये था हमारा बीआरएस के बारे में। अच्छा, कैश बुक में मैं आपको एक पैटी कैश बुक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती थी, क्योंकि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे पैटी कैश जो पैटी कैश बुक होता है वो मेंटेन होता है। तो पैटी कैश बुक बेसिकली क्या होता है कि जो डे टू डे रूटीन के जो खर्चे होते हैं उसके लिए हम कुछ कैश दे देते हैं किसी को। ठीक है, एक पर्सन को आप बोलते हैं कि ठीक है आप इतना पैटी कैश ले, उसकी लिमिट है, लेट्स सपोज मैंने कहा 20,000 का हमारा पैटी कैश मेंटेन होगा, तो मंथ के एंड में जैसे हमने पैटी कैश दे दिया 20,000 रुपए का, तो आप पैटी कैश बुक में क्या करेंगे, एक पैटी कैश बुक बनाएंगे, दो साइड में, एक साइड में आप क्या लिखेंगे, कितना रिसीव हुआ किस तारीख को, 1 तारीख को 20,000 रिसीव हुआ, आपने यहाँ डाल दिया। अब उसमें जो जो खर्चे होते जाते हैं उसको आप उसी साइड पे डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। फिर कुछ और अगर आपको पैटी कैश दिया जा रहा है फिर उसको ऐड कर दीजिए, फिर जो खर्चे हो रहे हैं उसको डालते जाइए, डालते जाइए, तो आपका एक पूरा पैटी कैश का जो बुक है वो मेंटेन हो जाएगा कि ये पैसा पैटी कैश में मिला है और ये हमारे इन चीजों के कारण खर्चे हुए हैं। ठीक है, जैसे स्टेशनरी है तो आपने स्टेशनरी की एंट्री पास कर दी, तो यहाँ पे स्टेशनरी के नाम पे आपका पैटी कैश में भी आ गया। तो ये कैश बुक के बारे में बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही थी। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस अगर आपको हमारी वो स्टेप्स याद हो, एक बार देख लेते हैं उसको। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुई है, उसके बाद आपने जनरल एंट्रीज करी है, उसके बाद आपने लेजर पोस्टिंग देख लिया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि मैनुअली कुछ अकाउंटिंग होती नहीं है तो आपको एक्चुअली कोई ट्रायल बैलेंस बैठ के बनानी नहीं है, ये आपको सॉफ्टवेयर ही खुद बना के दे देगा। सॉफ्टवेयर में आप बस डेट डालेंगे, उस डेट का आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। तो आपको सारी मेहनत कहाँ करनी पड़ती है, जनरल एंट्री करने में, और यही वो पहला स्टेप है जहाँ पे आपको बहुत पक्का होना होगा। उसके बाद लेजर खुद ब खुद निकल जाएगा, पर हाँ आपको लेजर पढ़ना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद ये लेजर से ट्रायल बैलेंस भी खुद बना लेगा। लेकिन होता क्या है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बेसिकली समरी होती है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसमें क्या क्या बैलेंसेस बचे हैं उसकी समरी होती है। ठीक है,
अब आपने 1000 ट्रांजेक्शन करी, 1000 ट्रांजेक्शन करने के बाद हो सकते हैं लेजर्स जो निकल के आए थे, मान लेते 50 लेजर्स पिक्चर में आए थे, परचेज, सेल्स, कैश, स्टेशनरी एक्सपेंस, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ऐसे करके मान लेते 50 मेरी लेजर्स बनी थी। 50 लेजर्स साल भर में बने, सबका बैलेंस आता है, हमने देखा तो सारे सब कुछ बैलेंस होते हैं। हाँ, कुछ बैलेंस अगले साल नहीं जाता, कुछ बैलेंसेस अगले साल जाते हैं, लेकिन वो बात की बात है। बैलेंसेस सबका आता है, साल के अंत में सबका पता चलेगा कितना कितना बैलेंस है। वो जो बैलेंसेस वहां सारे लेजर से आएंगे उन बैलेंसेस को जब हम उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे कि परचेजेस का इतना बैलेंस, और कैसा बैलेंस है, डेबिट। सेल्स का इतना बैलेंस, कैसा बैलेंस आएगा, क्रेडिट। कैश का इतना बैलेंस है, क्या बैलेंस आएगा, डेबिट। बैंक का इतना बैलेंस है, क्या बैलेंस आएगा, डेबिट। क्रेडिट आ सकता है जब आपने ओवरड्राफ्ट लिया है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके सारे बैलेंसेस मिल गए। वो सारा हमने इस तरीके से आप अपने सामने देखिए, एक साइड डेबिट होगी, एक साइड क्रेडिट होगी। आप सबके बैलेंसेस जो साल के अंत में पड़े हुए हैं वो डाल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस। और डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपने गलती करी है, आपकी अकाउंटिंग ठीक नहीं हुई है। तो ट्रायल बैलेंस आप किसी भी डेट का निकालिए, वो हमेशा मैच होना चाहिए, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। क्यों मैच होना चाहिए, क्योंकि आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज करी है वो डबल एंट्री से करी है। जर्नल एंट्री के समय ही आपने ये इंश्योर करना है कि डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है। अगर आपका डेबिट क्रेडिट बराबर है तो लेजर पोस्टिंग अपने सॉफ्टवेयर कर रहा है, ट्रायल बैलेंस सॉफ्टवेयर अपने बना रहा है, तो कोई उसमें कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं होता कि आकर ट्रायल बैलेंस मैच ना करे। ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं करेगा, जब आपने जनरल एंट्री के टाइम पे ध्यान नहीं दिया अपना डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो जनरल एंट्री के टाइम पे जब अगर आप डेबिट क्रेडिट ध्यान देंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। अच्छा, हो सकता है ट्रायल बैलेंस मैच करे फिर भी आपने गलती करी हो, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बस बात करें कि ट्रायल बैलेंस देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, इसमें जितना डेबिट उतना क्रेडिट हुआ है। तो हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए, पहली बात तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें सारे बैलेंसेस आते हैं जिस भी डेट का आप निकाल रहे हैं। जनरली मान के चलते हैं हम साल के अंत में निकाल रहे हैं 31 मार्च का, तो जब आप 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस निकालेंगे तो 31 मार्च में किस लेजर में कितना बैलेंस पड़ा है वो यहाँ पे दिखा देगा। अब मान लेते हैं मिस्टर राम, एक लेजर मैंने देखा, मिस्टर राम में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मुझे पता चल गया अच्छा मुझे मिस्टर राम से इतना डेबिट बैलेंस पड़ा है, लेट्स सपोज 50,000, तो मुझे पता चल गया मुझे मिस्टर राम से 50,000 रुपया लेना है, इसका मतलब ये मेरा डेटर है। तो यहाँ पे एक जगह मिस्टर राम का नाम आ जाएगा और उसका डेबिट में बैलेंस आ जाएगा। एक बार इसको एक देखते हैं कैश का। ये पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, एक्सट्रैक्ट हमने थोड़ा सा पार्ट कहीं से निकाला है किसी के ट्रायल बैलेंस से। तो दिस इज कैश। कैश में इस कंपनी के पास इतना क्या पड़ा हुआ है, कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है 31, कब का ट्रायल बैलेंस बनाइए 31 दिसंबर 2002। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा एज ऑन डेट होता है, जिस भी डेट का आप निकालना चाहते हैं उस डेट का आप निकालो, उस डेट में आपकी क्या स्थिति है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी बिजनेस की क्या स्थिति है, वो ये पूरा पिक्चर दिखाएगा। तो इस डेट पे 31 दिसंबर 2002 को जब मैंने निकाला तो कैश मेरे पास पड़ा हुआ है 2065 रुपए का। अकाउंट रिसीवेबल जिसको हम डेटर भी बोलते हैं वो इतने का पड़ा हुआ है, इतना मुझे इतना डेटर से पैसा लेना है, इतना मेरे पास सप्लाईज पड़े हुए हैं, इतना मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस पड़ा हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है, हमारी करंट एसेट होती है, यानी कि इंश्योरेंस जो मैंने बाद में ड्यू थी पहले ही पे कर दी है, इसलिए वो मेरी एसेट बन गई है। 20,000 का लैंड पड़ा हुआ है, यानी कि मेरी फिक्स एसेट पड़ी हुई है। ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ फर्नीचर वगैरह या कुछ और ऑफिस इक्विपमेंट पड़े हुए हैं मेरे पास, तो 1800 रुपए के, तो ये मेरी एसेट है। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड में आ रहा है, देखिए इसका मतलब क्रेडिटर्स हैं, ये मेरे 900 रुपए मुझे देने हैं। अनअर्न्ड रेंट मतलब क्या हुआ, ये मेरी लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि एक ऐसा रेंट है जो अभी ड्यू नहीं हुआ था लेकिन मैंने रिसीव कर लिया, एडवांस में किसी से रेंट ले लिया 360 रुपए का, तो ये मेरा क्या हुआ, लाइबिलिटी साइड में आ गया, क्रेडिट में आ गया। इसी तरीके से कैपिटल मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है 25,000 का। डिविडेंड है मेरे पास 4,000 का। फीस मैंने, इनकम है ये मेरी, देखिए ये मेरी इनकम आ रही है। उसके बाद वेजेस एक्सपेंस आ रहा है मेरा डेबिट, रेंट का एक्सपेंस डेबिट आ रहा है, ये यूटिलिटीज का एक्सपेंस जो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह उसका एक्सपेंस आ रहा है डेबिट, सप्लाईज का एक्सपेंस आ रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंस आ रहा है। तो ये डेबिट साइड में या तो मेरे एक्सपेंस आ सकते हैं या मेरे एसेट्स आ सकती है, और क्रेडिट साइड में मेरी इनकम, लाइबिलिटी एंड कैपिटल आ सकता है। लेकिन अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बैंक है मेरा एसेट, लेकिन हो सकता है मैंने ओवरड्राफ्ट लिए इस वजह से वो नेगेटिव बैलेंस चला जाए, तो उस केस में वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेचर उसका एसेट ही है, लेकिन क्योंकि मैंने उसमें क्या कर दिया, कुछ ओवरड्रॉ कर लिया है, ज्यादा पैसा निकाल लिया है, तो इसलिए इस वजह से मेरा वो क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो ऐसे सारे अकाउंट्स ऐसे नहीं होंगे, कुछ एक आधा अकाउंट ऐसा हो सकता है जिसका नेचर एसेट और एक्सपेंस का है, इंस्टेड ऑफ दैट वो डेबिट की जगह क्रेडिट में आ रहा है। तो ऐसे जितने भी अकाउंट आपको दिखे
आपके ऊपर चेक करने की कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगर जेन्युइन रीजन से आ रहा है तब ठीक है, पर अगर हो सकता है आपने कुछ एंट्री गलत कर दी है, और जैसे कैश है, कैश तो आपका कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, है ना। कैश तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 100 रुपए तो 110 रुपए खर्च कर लोगे, तो वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अब कोई डेटर का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आप देख रहे हो क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस पड़ रहा है उसके लेजर में, तो अब देखो क्यों क्रेडिट पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उससे ज्यादा ले लिया है, 100 रुपए लेने थे उसने 200 रुपए दे दिए हैं, तो 100 रुपए फिर नेगेटिव हो गया, तो वो मेरे क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में एक तरीके से आप बोलेंगे समरी है सारे लेजर्स की। आपको पता चलेगा कि आपके पास इस डेट पे, जिस डेट पे आप निकाल रहे हो, किस अकाउंट में, किस लेजर में कितना बैलेंस पड़ा है। और ट्रायल बैलेंस देख के ही जनरली, जैसे आप देखो अगर आपकी कंपनी में ऑडिटर्स भी आते हैं या कोई भी है, वो आपके जनरल एंट्री देखने नहीं बैठेगा, लेजर देखने नहीं बैठेगा, है ना। उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका काम है बीइंग एन अकाउंटेंट, आपको संभालना है। वो देखेगा आपका ट्रायल बैलेंस, उससे ट्रायल बैलेंस मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने 50,000 पूरे साल भर में एंट्रीज पास करी वो तो देखेगा नहीं, हर एक लेजर भी उसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सीधा ट्रायल बैलेंस देखेगा कि अच्छा इस चीज में इतना बैलेंस है, इस चीज में इतना बैलेंस है, इस चीज में इतना बैलेंस है। उसको जो अकाउंट लगेगा कि भैया ये थोड़ा सा मुझे चेक करना चाहिए, वो आपसे उसका लेजर मंगा लेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको दिखा रहे बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, तो वो कहेगा भैया मुझे बैंक का लेजर ला के दो। फिर आप उसको बैंक का लेजर ला के दोगे, फिर वो बैंक के लेजर को स्टडी कर सकता है। स्टडी करते वक्त उसको एक आधा एंट्री ऐसे दिख सकती है कि भाई ये एंट्री मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर वो पूछेगा भाई इसकी जनरल एंट्री दिखाओ क्या पास करी थी, साथ में बिल दिखाओ क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस से जो भी आपके अकाउंट्स चेक करने आएगा वो इस तरीके से ट्रेस करेगा सारी ट्रांजेक्शन को। तो ट्रायल बैलेंस से ही हम पूरा कंपनी में क्या है क्या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारा देख सकते हैं। So a trial balance is a statement showing the balances or total of debits and credits of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy, जिसे मैंने आपको बताया सही है कि नहीं है, of posting into the ledger accounts. Trial balance is an important statement in the accounting process as it shows the final position of all accounts. The final position क्या आपकी सारी accounts से वो बताएगा and helps in preparing the final statements. Final statements यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो आपकी जनरल एंट्री लेजर से नहीं बनता, वो ट्रायल बैलेंस से बनेगा। ठीक है, ये जो समरी है आपकी ट्रायल बैलेंस में है, यहाँ से ये स्टेप स्टार्ट होता है आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, जो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे उस क्लास में देखेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें से अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इस ट्रायल बैलेंस में से हो सकता है कुछ आइटम आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे, कुछ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें कौन से जाते हैं, जो नॉमिनल वाले होते हैं, यानी कि जो आपके एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट है। ठीक है, और बैलेंस शीट में आपके कौन से जाते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल वाले। तो बैलेंस एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल वाले बैलेंस शीट में चले जाएंगे, एक्सपेंसेस और इनकम वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। ये देखिए टैली से हमने एक ट्रायल बैलेंस आपके लिए निकाला है, बस आपको दिखाने के लिए। ये एक्चुअली ऐसे ट्रायल बैलेंस निकलता है टैली सॉफ्टवेयर से। आपका हो सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जनरली टैली यूज होता है, तो हमने टैली से निकाल के दिखाया आपको एक। यहाँ देखिए एक बार जल्दी से इसमें नजर डालते हैं, इस तरफ देखिए कैपिटल अकाउंट, आप जानते हैं कैपिटल क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए इसका। आप देखिए क्रेडिट ही आ रहा है, ये देखिए क्रेडिट में आ रहा है कैपिटल का। उसके बाद लोन मेरी लाइबिलिटी है, लोन में हमने देखा था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से आपकी आ रही है। अब इसमें देखिए कुछ एक डेबिट भी आ रहा है, तो आपको चेक करना है कि डेबिट क्या है। ठीक है, हो सकता है डेबिट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ ड्यूरिंग ईयर पे किया होगा तो वो डेबिट साइड होगा, डेबिट में आया होगा। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी कलेक्ट किया है वो जमा कराना है, टीडीएस लोगों का काटा है वो जमा कराना है, सन्ड्री पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पेबल हो सकते हैं, है ना, रेंट पे करना है या कोई और एक्सपेंस पे करना है। फिक्स एसेट्स, इस कंपनी के पास जैसे एक स्विफ्ट कार है, एक लैंड है, एक ब्रेजा कार है, तो जो भी आपके पास फर्नीचर वगैरह जो कुछ भी है फिक्स एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा और इन सबका देखिए डेबिट बैलेंस आएगा। उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स हो सकते हैं, इसमें आपके स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बैंक है, ठीक है, रिफंड है, कुछ आपको मिलना है तो आपकी एसेट हो गई करंट एसेट। और आपने किसी को कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारा आपका एसेट है, तो ये आपकी डेबिट साइड में आ रहा है। उसके बाद आपने कुछ सस्पेंस अकाउंट भी आपको देखने को मिल सकता है, तो सस्पेंस अकाउंट यानी कि आपको समझ नहीं आया है कि अभी ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, तो आपने इसको सस्पेंस में डाल दिया। लेकिन सस्पेंस हमेशा सस्पेंस में नहीं रहेगा, सस्पेंस बुक्स में सस्पेंस का होना अच्छा नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी उस सस्पेंस को रीजन ढूंढना है कि भाई किस रीजन से मेरी बुक्स में सस्पेंस आ रहा है, क्या एंट्री आपने गड़बड़ कर दी। क्योंकि अभी आपने क्या करा, आपने क्या देखा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, लेट्स सपोज 1000 रुपए का, आपने उसको सस्पेंस की एंट्री पास करके अभी डाल दिया, लेकिन आप उसको ढूंढेंगे कि भाई किस रीजन से आ रहा है। ठीक है, तो सस्पेंस अभी कुछ
किसी रीजन से उनके पास इतना पड़ा हुआ है जिसको ये भी ठीक करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। फिर सेल्स आ रहा है, सेल्स क्रेडिट होती है, आपकी क्रेडिट साइड पे आ गई है। परचेजेस डेबिट होती है, परचेजेस डेबिट साइड में आ गई है। फिर मेरे पास कुछ इनडायरेक्ट इनकम हुई है, इनकम क्रेडिट होती है, देखिए क्रेडिट साइड में आया है। उसके बाद मेरे पास कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे डेबिट होते हैं, मेरे डेबिट साइड में आया है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस जो टैली से निकलता है। अच्छा, उसके बाद हमने बात करी थी एरर्स की, कि कुछ एरर्स हो सकती है ट्रायल बैलेंस में। तो हमने जो जितनी भी एरर्स हैं उनको तीन उसमें बांटा हुआ है। पहला हमने बोला एरर्स ऑफ कमीशन, चार उसमें बांटा हुआ है, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एग्जांपल देखिए, एक राजहंस ट्रेडर्स है जिसने 25,000 रुपए दिए थे प्रीतपाल ट्रेडर्स को। दिस ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो आपने सही कर दिया इसको, जो एंट्रीज की पास होनी थी। लेकिन जब आपने इसको लेजर में पोस्ट करा तो प्रीतपाल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया सिर्फ 2500 रुपए से। तो ये कमीशन एरर होती है, आपने जहाँ अमाउंट गलत कर दिया टाइप। ठीक है, तो 25,000 से एंट्री करनी थी आपको। एंट्री क्या करनी थी? जब आपने पे किया जो राजहंस प्रीतपाल को जब पे किया तो आपने क्या करना था? प्रीतपाल आपका क्रेडिटर था, ठीक है। क्रेडिटर को जब पे करते हैं तो क्रेडिटर को खत्म करेंगे डेबिट, और कैश कम होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो आपको एंट्री करनी थी प्रीतपाल अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000, आपने सही एंट्री करी। लेकिन जब आपने लेजर पोस्टिंग करी, अच्छा ये आपके पास इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया सॉफ्टवेयर खुद ही करेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जब इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हुई तो क्या हुआ? कैश के लेजर में तो 25,000 सही चढ़ गया, लेकिन प्रीतपाल के अकाउंट में 25,000 लिखने की जगह आपने गलती से 2500 लिख दिया। तो कैश का बैलेंस सही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन प्रीतपाल का बैलेंस सही रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं साल भर में और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुई, आपने बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो अकाउंट आए, कैश अकाउंट और प्रीतपाल का अकाउंट। तो कैश जो था क्रेडिट आ रहा है 25,000, प्रीतपाल डेबिट आ रहा है 2500, क्योंकि ट्रायल बैलेंस किससे बना है? लेजर से बना है। तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा, 25,000 और 2500। ठीक है, तो फिर आप ढूंढेंगे क्या रीजन है। तो आपने देखा अच्छा प्रीतपाल के अकाउंट में 25,000 की जगह 2500 चढ़ गया। तो ये होती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन यानी कि भूल गए कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए। मान लेते मैंने क्रेडिट सेल्स करी मोहन को 10,000 की, ये ट्रांजेक्शन ही नहीं रिकॉर्ड हुई। अभी आपको ट्रायल बैलेंस से पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि ट्रायल, क्योंकि हुआ क्या? ट्रांजेक्शन तो हुई, लेकिन उसकी आपने दोनों ही एंट्री नहीं करी है, कैश की भी और इसकी भी, जो सेल्स आपने करी है उसकी भी नहीं करी है। और क्रेडिट सेल्स मतलब मोहन को भी नहीं आपने हिट किया और सेल्स को भी नहीं हिट किया, ये पूरी ट्रांजेक्शन ही आप भूल गए रिकॉर्ड करना। प्रिंसिपल यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कुछ समझने में गलती, आपने गलत चीज को समझा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, परचेजेस और फिक्स एसेट का परचेज दोनों में अंतर है। गुड्स का अगर आप परचेज करते हो तो वो एक्सपेंस में जाता है, फिक्स एसेट का अगर आप परचेज करते हो तो वो एक्सपेंस में नहीं जाता, वो आपकी फिक्स एसेट का पार्ट बनता है। ठीक है, इस तरीके की अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हालांकि इसमें भी आपके डेबिट क्रेडिट में कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, अगर मान लेते हैं आपने एंट्री करी परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैंने इसको क्या कर दिया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि हमने क्या करा है, डेबिट क्रेडिट बराबर किया, लेकिन एक जो एसेट बनना था उसको खर्चा बना दिया। ये मतलब प्रिंसिपली हमने गलत लॉजिक लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉम्पेंसेटिंग एरर यानी कि एक दूसरे को जो कॉम्पेंसेट कर दे, दो गलती आपने एक साथ कर दी, और वो दो गलती ऐसी हुई कि उसने एक दूसरे को ऑफसेट करके ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं दिखाया। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, इफ परचेजेस बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10,000, आपने क्या करा, परचेजेस को गलती से 10,000 से बढ़ा दिया। ठीक है, जब परचेजेस 10,000 से बढ़ गई मतलब एक्स्ट्रा डेबिट आ गया, आपका ट्रायल बैलेंस में एक्स्ट्रा डेबिट दिखता, लेकिन क्यों नहीं दिख पाया? क्योंकि इसके साथ आपने एक और गलती कर दी है, जिसको हम कंपेंसेटिंग एरर बोलेंगे। आपने क्या कर दिया साथ में, तो सेल्स रिटर्न बुक थी, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो जो सेल्स रिटर्न है उसको आपने अंडरकास्ट कर दिया 10,000 से, यानी कि जो एक मेरा लेजर था सेल्स रिटर्न का, जो कि डेबिट नेचर का ही था, वो 10,000 से कम आपने कर दिया, और परचेजेस वाला जो डेबिट नेचर का 10,000 से ज्यादा कर दिया। तो कम और ज्यादा आपस में मिलके बराबर हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है ये वाला पार्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसी कोई, हाँ ये हो सकता है कि ट्रायल बैलेंसेस जब आपको मैच नहीं होगा तो आपको ढूंढेंगे तो आपको इस तरीके की गलतियां मिलेंगी। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं किस तरीके से एक्चुअली गलतियां आपको मिलेंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस की जो गलतियां हैं उनको अब हम सही करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक।
सो दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी कि आपने उधार पे मोहन को गुड सेल किए थे 10,000 के, जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा पूरी एंट्री को, यानी कि आप इसको रिकॉर्ड करने ही भूल गए। तो इस तरह की जो गलती है जिसमें पूरी एंट्री भूल गए, उसमें आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ भी पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा, और ट्रायल बैलेंस देख के आप इस गलती को पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये आप कब पकड़ेंगे? जब मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या बैंक चार्जेस लगे हैं, या कोई और पेमेंट आई है गई है, या फिर जब आप मोहन से, जैसे हम लोग जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम मंथली या ईयरली बेसिस पे अपनी जो स्टेटमेंट्स होती है उनको मैच करते हैं, यानी कि हम मोहन से क्या बोलेंगे, मोहन आप अपनी हमारी बुक्स में आपको इतनी सेल्स दिख रहा है, मतलब एज पर आर बुक्स ऑफ अकाउंट हमको दिख रहा है कि हमने आपको 50,000 की सेल करी है। आपके पास भी क्या हमारा 50,000 का बैलेंस आ रहा है? वो कहेगा नहीं 60,000 का आ रहा है। इसका मतलब मैंने एक कोई सेल करी है 10,000 की, जिसको मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। तो इस तरीके की जो गलतियां होती हैं, जो ओमिशन है, बेसिकली वो आपको ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा। जब आप वो कंफर्मेशन लेटर्स मंगाते हैं डिफरेंट पार्टीज से, कस्टमर से, सप्लायर से, तो उस केस में आप इसको ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आपको अगर ये गलती मिलेगी तो आप इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल है इसमें, तो आप सिंपली अपनी एंट्री पास कर देंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए ना, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। सेल्स की एंट्री क्या होगी इस केस में? बिकॉज ये हमारी क्रेडिट सेल्स है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। ठीक है। दूसरी है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹1,000 इन द सेल्स बुक। इसमें क्या हुआ है, हमारे पास हमने जो एंट्री करी वो ठीक करी है, ठीक है, लेकिन हमने सेल्स जो है, सेल्स में जब हमने पोस्टिंग करी तो उसको 10,000 की जगह 1,000 कर दिया। फिर से मैं बोल देती हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग सारी सॉफ्टवेयर में होगी तो ये गलती आपके सामने आएगी नहीं, क्योंकि पोस्टिंग वो अपने आप से लेगा। फिर भी हमको समझना है कि पहले कैसे होता था, जब सॉफ्टवेयर नहीं था, हम खुद ही करते थे। तो इस केस में क्या हुआ, सेल्स हमारी 9,000 से कम बुक है, अंडर बुक्ड है, तो हम उसमें 9,000 से अपनी सेल्स की एंट्री डाल देंगे, सेल्स को 9,000 से बढ़ा लेंगे। इसके बाद आप देखिए, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट वॉज पोस्टेड टू राम्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रिकॉर्डिंग सही करी है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही गया है हमारा, ठीक है, लेकिन गलती क्या करी है, सेल करी थी मैंने मोहन को, यानी कि मेरा डेटर था मोहन, और मैंने वो अमाउंट किस पे चढ़ा दिया, राम के अकाउंट में चढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनली अगर हम मैनुअली कर रहे हैं, मान के चलते हैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम इस वक्त क्या एंट्री पास करते हैं, क्योंकि मैंने मोहन को क्या करा हुआ है, डेटर बनाया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, मोहन डेटर नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसको डेबिट से हटाना है। इसको डेबिट से हटाने के लिए मैं मोहन को क्रेडिट कर दूंगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करूंगी, और क्योंकि राम को मुझे अपने डेटर बनाना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं करा है, तो मैं राम को डेबिट कर दूंगी। तो मेरी एंट्री क्या पास हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 10,000। इससे मेरी जो गलती थी वो ठीक हो गई। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ ट्रेडिशनल, जब हम मैनुअली अकाउंटिंग करें, जो कि हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि करेंगे कैसे प्रैक्टिकली। आप अपने सॉफ्टवेयर में जब काम कर रहे हैं, टैली में, बिजी में, तो वहां पे आप सिंपली क्या कर देंगे, जहां मोहन लिखा था उस मोहन के नाम को चेंज करके राम कर देंगे। तो आपको कोई एज सच एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा आप उसी एंट्री में जाएंगे जहां पे मोहन लिखा था उसको हटा के राम कर देंगे। ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली ऐसे ही करती हैं। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं, कुछ कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्रोल पर्पस के लिए ये सारी एंट्रीज पास करवाती हैं, जिससे पता चले कि हमने ईयर एंड में कितनी एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं। ऑडिटर आया है, ऑडिटर ने बहुत सारी आपको ईयर एंड एडजस्टमेंट्स दिखाई हैं, या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जो ऑलरेडी कर लिया आप उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सके सॉफ्टवेयर में। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ईयर एंड में जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो वाली एंट्रीज पास करेंगे। तो उस केस में जो मैंने आपको एंट्री बताई, मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 10,000, वो आप ईयर एंड में पास कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री कह के, और फिर इसका अपने आप से बैलेंस ये ठीक कर लेगा। ठीक है, तो मैनुअली आप यही एंट्री करेंगे। सॉफ्टवेयर में भी आप एंट्री कर सकते हैं ऐसी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अप्रोच फॉलो करती है। अदरवाइज जनरली प्रैक्टिकली हम जो करते हैं, मोहन को हटा के वहां पे राम का अकाउंट, राम का नाम डाल देंगे और हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एक एंट्री और देखते हैं। हमने रेंट पे किया था 2,000 का,
ठीक है, कैश में पे किया था मानते हैं, हमने कैश में तो उसको सही चढ़ा दिया। हमने एंट्री करनी चाहिए थी, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, लेकिन मेरे को पता नहीं था तो मैंने क्या एंट्री कर दी, रेंट को डेबिट नहीं करा मैंने, जो लैंडलॉर्ड थे मेरे मिस्टर श्याम मान लेते हैं, मिस्टर श्याम को डेबिट कर दिया, तो मैंने एंट्री कर दी मिस्टर श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। इसका मतलब मेरी एंट्री क्या बोल रही है कि मुझे मिस्टर श्याम को डेबिट करके कि मुझे मिस्टर श्याम से 2000 रुपया लेना है, पर क्या मुझे मिस्टर श्याम से 2000 रुपया लेना है? नहीं, मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने एक खर्चा बुक ना करने की जगह उसकी जगह एसेट बुक कर दिया। तो इसकी सही एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो आप सही एंट्री कैसे करेंगे, रेंट आपका खर्चा बुक होना चाहिए था, आप बुक कर दीजिए रेंट अकाउंट डेबिट, और जो मिस्टर श्याम को आपने डेबिट किया हुआ है उसको डेबिट तो होना नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट क्रेडिट होके मिस्टर श्याम का बैलेंस 0 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पड़ेगी वो पड़ेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम 2000। ये फिर से वही वाली बात आ गई कि अगर आप मैनुअली करेंगे तो ये एंट्री करेंगे, सॉफ्टवेयर में जैसे आप प्रैक्टिकली करते तो आप वो क्या करेंगे, सिंपल रेंट वो हटाएंगे वहां से और उसकी जगह पे किसका नाम डाल देंगे, श्याम को हटाएंगे वहां से, उसकी जगह पे क्या डाल देंगे, रेंट। उसी एंट्री को खोलेंगे, मिस्टर श्याम को हटा के वहां पे रेंट कर देंगे तो आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल पर्पस के लिए ईयर एंड एडजस्टमेंट डलवाती है तो फिर आप दोबारा से यही एंट्री करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, रेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम। चलिए, अब हमने जो कुछ भी अब तक सीखा, जनरल एंट्री, उसके बाद सेकंड स्टेप लेजर पोस्टिंग, और उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से वो लेजर्स के बैलेंसेस जाएंगे, वो सब हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी लेकर देखते हैं। तो ये आपके सामने हमने 10 ट्रांजैक्शंस ली हैं, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी सहूलियत के लिए हम मान के चलते हैं कि यही 10 ट्रांजैक्शंस हैं जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुई है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टेप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भैया ये सारी 10 ट्रांजैक्शंस है जिनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, यानी कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इनको हमें रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट स्टेप यही था, ये 10 ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करनी है। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, आपने कैश लेके आए एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में। सो एक बार यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज भी रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो कैश बढ़ रहा है डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट, तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि आप ये सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे तो जैसे ही आप कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो ये पोस्टिंग हो जाएगी आपकी लेजर्स में। कौन कौन से 2 लेजर्स अभी इन्वॉल्व हो गया, कैश और कैपिटल। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्या किस चीज से क्या कह के होगा, कैपिटल। ठीक है, कैश के डेबिट में 1 लाख देखते हैं आ रहे हैं, कैश का ये डेबिट साइड में 1 लाख, जी हाँ यहाँ पे आ रहे हैं, और क्या 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 आ रहा है, टू कैपिटल। ठीक है, हो गया आपका काम, इतना ही करना है आपको अभी। ठीक है, नहीं कैपिटल वाला पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट का लेजर देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपया आना चाहिए, ये क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपया आ रहा है, क्या कह के आएगा, कैश कह के। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद परचेज फर्नीचर विद कैश 5000, आपने 5000 का फर्नीचर खरीदा, क्या आप परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश करेंगे? नहीं, क्योंकि ये फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदे हैं, ये एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये फिक्स एसेट बनेगा। क्या नाम है फिक्स एसेट का, फर्नीचर। फर्नीचर मेरी फिक्स एसेट है, एसेट जब भी बढ़ेगी डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश मेरा एसेट है वो कम हो रहा है, एसेट कम होगी तो क्रेडिट, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। मेरी एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज। अब देखते हैं हमारा कौन कौन सा लेजर इसमें इन्वॉल्व होगा। एक तो कैश का लेजर इन्वॉल्व होगा और एक फर्नीचर का लेजर इन्वॉल्व होगा। पहले फर्नीचर के लेजर में जाके देखते हैं क्या डेबिट साइड में 5000 आ रहा है, तो ये मेरा फर्नीचर का लेजर आ गया मेरे पास। चेक करते हैं डेबिट साइड पे 5000 ये आ गया, और क्या कह के आएगा, कैश से आएगा, कैश में खरीदा है तो टू कैश। अब कैश के लेजर में क्रेडिट साइड में पैसा जाना चाहिए 5000 रुपए। देखते हैं क्रेडिट साइड से पैसा जा रहा है 5000 का, जी हाँ जा रहा है। क्या कह के जा रहा है, फर्नीचर कह के जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। यहाँ गुड्स परचेज किया है, खर्चा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और उधार में खरीदा है राम से, तो राम को मैंने क्या कर दिया, अपना क्रेडिटर बना दिया, क्रेडिट कर दिया। मेरी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट राम अकाउंट क्रेडिट 10,000।
तो अब देखते हैं कौन कौन से लेजर इन्वॉल्व होंगे। परचेज का लेजर और राम का लेजर। परचेज के लेजर में जाके देखते हैं क्या डेबिट साइड में 10,000 रुपये आ रहा है। परचेज का लेजर ये रहा मेरे सामने, डेबिट साइड में ये आ रहा है 10,000 रुपये, और क्या कह के आएगा, राम। दूसरा कौन सा लेजर इन्वॉल्व हुआ है, राम का। तो राम का लेजर ये रहा, राम के हमको क्रेडिट साइड पे देखना है कि 10,000 रुपये आ रहे हैं। जी हाँ, ये 10,000 रुपये आ रहे हैं, और क्या कह के आएंगे, परचेज कह के। ठीक है, अगला आपके पास जो ट्रांजेक्शन है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कैश, यानी कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें 20,000 रुपए जमा कराए। तो क्या एंट्री होगी, बैंक बढ़ जाएगा डेबिट, कैश कम हो जाएगा क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। अब इसमें कौन से दो लेजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैंक का और कैश का। तो पहले बैंक का देखते हैं, क्या डेबिट साइड में 20,000 आ रहा है बैंक के लेजर में। तो बैंक का लेजर हमारे पास ये रहा, ये आ रहा है 20,000 आपके डेबिट साइड में, और कैश कह के आ रहा है। चलिए कैश का लेजर देखते हैं, उससे क्रेडिट साइड में 20,000 आ रहा है। जी हाँ, 20,000 ये आ रहा है क्रेडिट साइड में, क्या कह के आ रहा है, बैंक कह के आ रहा है। चलिए अगली हमारे पास ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 इन कैश फॉर ₹20,000। अब देखिए, आपके पास कुछ गुड्स थे जिनको बनाने की कीमत, आपकी कॉस्ट जो थी उन गुड्स की, वो 8,000 की थी। लेकिन आप 8,000 के गुड्स 8,000 में तो बेचेंगे नहीं, 20,000 में बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे। तो 8,000 की उनकी कॉस्ट थी, और आपने उनको बेचा है कितने में, 20,000 में। तो हमारी ये ट्रांजेक्शन नंबर 5। सॉरी, ये है 5th ट्रांजेक्शन। 20,000 की जगह हमने 22,000 ले लेते हैं। तो आपने क्या इस वक्त एंट्री करी, जब आपने गुड्स बेचे, से इनकम कितने से हुई है, 8,000 से कि 22,000 से, 22,000 से। तो आपको सेल्स कितने से बुक करनी है, 22,000 से सेल्स बुक करनी है। इनकम बढ़ती है क्रेडिट, और कैश कितना है, 8,000 की 22,000, 8,000 22,000 आया है। तो कैश अब डेबिट करेंगे 22,000 से। तो आपकी यहाँ पे एंट्री सिंपल बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 22,000 की। चलिए लेजर देख लेते हैं कौन से तो इन्वॉल्व हुए, कैश का और सेल्स का। कैश डेबिट होना चाहिए 22,000 से, यहाँ पे आ जाते हैं, कैश डेबिट हो रहा है 22,000 से सेल्स के। दूसरा लेजर सेल्स का इन्वॉल्व हुआ है, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए 22,000 से। तो सेल्स ये आपकी देखिए, ये रहा सेल्स का लेजर, 22,000 क्रेडिट हो रहा है, क्या कह के, कैश कह के। चलिए ठीक है, उसके बाद छठी ट्रांजेक्शन आपके पास हुई कि आपने रेंट पे किया है बैंक से, चेक से पे किया, यानी कि बैंक से जाएगा पैसा, 5,000 रुपए का रेंट मेरा एक्सपेंस है, रेंट को आप डेबिट कर देंगे, और बैंक से पैसा जा रहा है मेरा। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन में हमने 5,000 ले लिया, आप मान के चलते हैं 2,000, वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आप रेंट अकाउंट हम मान के चलते हैं 2,000 का हम रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट खर्चा, बैंक से मेरा 2,000 रुपये जा रहा है। तो आप इस जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे 5,000 को काट के 2,000 कर लीजिए, 2,000 का पे किया है। ठीक है, और ये वाला जो है इसको 22,000 कर लीजिए। चलिए, बाकी हमारी कॉन्सेप्चुअली कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता, हमने 5,000 की जगह 2,000 ले लिया। तो रेंट का लेजर इन्वॉल्व हो गया और बैंक का लेजर इन्वॉल्व हो गया। अब आप रेंट का देखिए जरा, डेबिट हो रहा है क्या, का है रेंट का लेजर, ये रहा। ठीक है, जी हाँ, 2,000 डेबिट हो रहा है, रेंट खर्चा है, 2,000 डेबिट हो रहा है। बैंक कह के, बैंक का देखिए, बैंक से क्या 2,000 रुपये निकल रहे हैं, ये रहा बैंक का, जी हाँ 2,000 रुपये निकल रहे हैं, क्या कह के, रेंट कह के। ठीक है, इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हुई है हमारे पास, सैलरी पे करी है मैंने 2,000 रुपए की, सैलरी पे, सैलरी मेरा खर्चा है, डेबिट हो गया, कैश निकल रहा है, क्रेडिट हो गया। दो लेजर कौन से इन्वॉल्व हो गए, सैलरी एंड कैश। तो पहले सैलरी को देखते हैं, सैलरी का लेजर का है हमारा, ये रहा। देखना खर्चा आप 2,000 से आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, क्या कह के आ रहा है, कैश कह के आ रहा है। कैश देखो 2,000 से कम हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, क्या कह के हो रहा है, सैलरी कह के हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मेरे को कमीशन मिला है 1,000 रुपए का, मिला यानी कि मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई है। तो कमीशन आपकी इनकम है, आपने क्रेडिट कर दिया, और कैश में मिला है, कैश आ गया। सो कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट 1,000। कौन कौन से दो लेजर इन्वॉल्व हो गए, कैश का और कमीशन का। कैश का लेजर देखते हैं, क्या मेरे कैश में डेबिट साइड में 1,000 रुपये आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, कमीशन क्या, कमीशन की क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या 1,000 रुपये आ रहा है क्रेडिट साइड में। कमीशन का लेजर का है हमारा, ये रहा, ये आ रहा है 1,000 रुपया।
कमीशन की ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैश कह के, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1000 रुपीज, ठीक है। आप अपनी एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, तो कमीशन को आपको क्या करना है, क्रेडिट है। तो ये अच्छा हुआ ये मिस्टेक यहाँ पे आ गई है, जिससे आपको पता भी चला कि कमीशन क्रेडिट है, तो आपको क्रेडिट साइड में लेके जाना है इसको 1000 रुपीज कैश कह के, ठीक है। ये बैलेंसिंग अभी आप इसको इग्नोर कर देना, उस तरफ आ जाएगी। चलिए अगली ट्रांजेक्शन मेरे पास हुई है, परचेज करा है मैंने 5000 के गुड्स। तो जब मैंने परचेज किए 5000 के गुड, तो मेरी एंट्री क्या हुई है, परचेज खर्चा है डेबिट, कैश में करा है क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 5000। अब देखते हैं परचेज मेरा डेबिट साइड में 5000 आ रहा है, परचेज अकाउंट हमारा ये रहा, ये आ रहा है 5000 डेबिट साइड में कैश कह के। कैश में देखना 5000 जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, परचेज कह के। चलिए एक लास्ट ट्रांजेक्शन और हुई, हमने राम को 5000 रुपये कैश में पे किया है। राम मेरा क्रेडिटर है, उसको मैंने पे कर दिया 5000 रुपया कैश में। तो राम अकाउंट डेबिट, कैश जब क्रेडिटर को हम कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, कैश चला गया क्रेडिट 5000। तो राम के अकाउंट में देखते हैं डेबिट हो रहा है 5000 से, हाँ ये रहा है, ठीक है। तो 10,000 की मैंने इससे परचेजेस करी थी, जिसमें से 5000 मैंने इसको 20 साल लौटा दिया, और कोई ट्रांजेक्शन मेरी नहीं हुई है। कैश में पे किया है, तो कैश में देख लो 5000 रुपये जा रहे हैं, जी हाँ ये जा रहे हैं क्रेडिट साइड में राम कहती है। इसके बाद अब देखो बैलेंसिंग भी देख लेते हैं साथ में। कैश का लेजर देखो, कैश में ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया, 1,22,000, 1,000, 1,23,000 मेरे को पैसा कैश में आया, रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। गया कितना, 5,000, 20,000, 2,000, 5,000, 5,000, ठीक है। यानी कि 1,23,000 मिला और उसमें से इतना मेरा चला गया, बाकी कितना बच गया मेरे पास, कितना बच गया, दिस माइनस दिस 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 करेंगे तो 86,000 मेरे पास कैश अभी भी बचा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, जिससे कि मेरा जो नीचे लेजर होता है ये हमेशा टोटल होएगा, बराबर आएगा। ये 21 तो यहाँ तो आपके पास 21 था, यहाँ पे 21 नहीं था, तो उसको 21 बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बैलेंस डाल दिया 86,000 का, ठीक है। अब आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि कैश का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो ये क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है। ये सिर्फ इसका बैलेंस डेबिट ही है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको यहाँ लिखेंगे। जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, तो ये डेबिट साइड में, जो डेबिट साइड होगी कैश अकाउंट की, वहां पे चला जाएगा, तो डेबिट बैलेंस ही है। तो जब भी डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए वो लेजर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अगला परचेज का लेजर भी देख लेते हैं बैलेंस करके दोनों। यहाँ पे ड्यूरिंग द कितना खर्चा हुआ, 15,000 का, ठीक है। ये 15,000, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो हम बाद में भी डालेंगे ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसके नीचे भी 15,000 लिखेंगे। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, बैलेंस सीडी 15,000। तो ये 15,000 जो है दिखा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपका इतने का परचेज का डेबिट बैलेंस है। कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरफ आ गया तो ये क्रेडिट है, नहीं, ये इसी तरफ ज्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं इस तरफ लिख रही हूँ, जिससे कि मेरे नीचे का टोटल बराबर आ जाए। राम का अकाउंट में देख लेते हैं, राम के अकाउंट में मेरी क्रेडिट साइड में 10,000 आ रहा है, और इसको भूल जाओ अभी, तो हम बैलेंस करेंगे। राम क्रेडिट साइड में 10,000 आ रहा है, डेबिट साइड में 5,000 आ रहा है, यानी कि 5,000 का राम का बैलेंस अभी भी किस तरफ का है, क्रेडिट साइड का है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो कुछ बैलेंस करने के लिए इस तरफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेरा जो बैलेंस है वो इस तरफ दिख रहा है आपको। और कैपिटल अकाउंट को रीड करते हैं, कैपिटल अकाउंट इरेज कर लेते हैं एक बारी। तो कैपिटल अकाउंट में आपका क्या दिख रहा है आपको, ये तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो अभी है नहीं। तो कैश से हमने 1 लाख की एंट्री करी थी क्रेडिट साइड में, ठीक है। यही बैलेंस है आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरफ को। तो जिसका जो अकाउंट का बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, लेजर को कंप्लीट करने के लिए हम उसकी दूसरी साइड पे उसका बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। उससे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि डेबिट क्रेडिट में, मतलब इस तरीके से आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और आपको दिख भी रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है। जस्ट टू मेक इट इक्वल हमको इसको इस तरफ लिखना पड़ेगा। राम का अकाउंट देख लेते हैं, राम का तो हमने देख लिया। सेल्स का देख लेते हैं एक बारी, इसको हम इरेज कर देते हैं एक बारी। सेल्स का देख लो, ये तो भूल जाओ, ये तो अभी हुआ नहीं है। कैश मेरा 22,000 से सेल हुई है, ड्यूरिंग देयर क्रेडिट बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके सारे लेजर्स हैं। तो हमने जनरल एंट्रीज करके देख ली, साइड बाय साइड उसकी लेजर पोस्टिंग होती चली गई। सॉफ्टवेयर में साइड बाय साइड उसका ट्रायल बैलेंस में भी पोस्टिंग होता चला जाएगा।
लेकिन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। एक बार अब जब आपकी लेजर हो जाती है सारी कंप्लीट, अब मान लेते हैं साल का अंत आ गया, आपको अपने सारे लेजर क्लोज करने हैं। क्लोज कैसे? जैसे मैंने भी बैलेंसिंग बताया, बैलेंस सीडी बताया ना, और अभी हमने डिस्कस किया था कि एसेट और लाइबिलिटीज के जो बैलेंस होते हैं वो अगले साल जाते हैं, बाकी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, वहां पे सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इसको ट्रायल बैलेंस तक लेके जाते हैं आज की केस स्टडी को। तो ट्रायल बैलेंस में आप एक एक का लेजर उठा के, एक एक का बैलेंस उठा के डालते जाइए। पहला आपके पास जैसे कैश है, कैश का कितना बैलेंस है? 86,000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट की क्रेडिट? ये मत बोलना क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट बैलेंस है, नहीं, इसका अपोजिट, यानी कि कैश का मेरे पास 86,000 का डेबिट का बैलेंस है। जरा कैश देखना, कैश मेरा 86,000 मैंने डेबिट साइड में डाल दिया। डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे पर्टिकुलर्स आ गए। कैश डाल दिया आपने 86,000। दूसरा लेजर कौन सा है आपके पास? परचेज। परचेज का कितना बैलेंस आ रहा है? 15,000। डेबिट की क्रेडिट? इसको पहले एक बार थोड़ा सा मैं रेस कर देती हूँ। चलिए, परचेज का बैलेंस आ रहा है 15,000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट की क्रेडिट? अब ये मत बोलना क्रेडिट साइड में मैंने ये लिखा है तो क्रेडिट है, नहीं, डेबिट है। तो डेबिट में देखना, परचेजेस में आप 15,000 डाल देंगे। परचेजेस अकाउंट का है आपका, ये रहा, डेबिट में 15,000, ठीक है। उसके बाद अगला लेजर कौन सा है आपके पास? कैपिटल का है। कैपिटल का बताना कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट मत बोलना इसको। कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए डाल देते हैं। कैपिटल के क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपया डाल दिया। अगला लेजर, या इसका मतलब क्या कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस में? लेजर्स में जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं उनको उठा उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हैं, जिससे कि आपको लेजर भी ना खोलना पड़े। आपको सीधा सीधा पता चल जाए कि एज ऑन डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, उसमें कौन से अकाउंट का कितना बैलेंस पड़ा है। अगला है राम अकाउंट। राम अकाउंट का कितना बैलेंस पड़ा है? देखना, 5,000 का बैलेंस पड़ा है। 5,000 डेबिट की क्रेडिट, ठीक है, तो क्या बोलोगे? क्रेडिट, डेबिट नहीं बोलोगे। क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 5,000 का। तो राम का देखते हैं 5,000 का क्या क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे डाल दें? हाँ जी, डाल दो, ठीक है। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है हमारे पास? सेल्स का अकाउंट है। इसको भी एक बार इरेज कर लेते हैं करीब। सेल्स का अकाउंट, सेल्स का बताइए कौन सा बैलेंस पड़ा है हमारे पास? ये बताइए बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। और सेल्स का होना भी क्रेडिट ही चाहिए ना, इनकम अकाउंट है। इनकम का मैंने बताया था क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल्स में 22,000 आप क्रेडिट में डाल दीजिए, ये आपने डाल दिया 22,000, ठीक है। अगला लेजर देखिए, अगला लेजर हमारे पास है फर्नीचर का। फर्नीचर का बैलेंस बताइए कितना है? 5,000। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, तो 5,000 आप यहाँ पे डेबिट फर्नीचर में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं अगला लेजर। फर्नीचर के बाद मेरा लेजर है बैंक। बैंक का मेरा बैलेंस कितना दिखा रहा है? 18,000। डेबिट की क्रेडिट? तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए दिख रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। 18,000 बैंक का डेबिट बैलेंस, देखिए यहाँ पे बैंक का डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगला लेजर, तो वन बाय वन आप सारे लेजर उठाए देखेंगे और उसमें जो जो बैलेंस उसको पोस्ट करते जाएंगे। रेंट अकाउंट देखिए, बैलेंस ये रहा बैलेंस, कितना? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, रेंट खर्चा होता है, डेबिट ही आना चाहिए था, रेंट का ही देखिए डेबिट आ रहा है 2,000 का। अगला लेजर है मेरे पास सैलरी का। सैलरी का बैलेंस बताइए, ये रहा 2,000। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट ही आना चाहिए था, सैलरी खर्चा होता है, तो ये लो सैलरी 2,000 की डेबिट बैलेंस। उसके बाद एक लास्ट अकाउंट और है कमीशन इनकम था। क्या बैलेंस आ रहा है? 1,000। उल्टा हो गया, ये मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, ये इधर आना चाहिए था कैश, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ आपका बैलेंस सीधी आ रहा है 1,000 का। तो किस तरफ आएगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि डेबिट साइड यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो ये रहा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सही पोस्ट हुआ है, वहां पे आपकी लेजर में हमारी पोस्टिंग में वो गलत टाइपिंग हो गया। तो ये देखिए 1,28,000 डेबिट साइड, 1,28,000 क्रेडिट साइड, आपकी ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, यानी कि आपका ये ठीक हुआ है। जो भी आपने जनरल एंट्रीज करी है, लेजर पोस्टिंग करी है, उससे जो ट्रायल बैलेंस निकला वो बराबर आ गया। डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस अब किसी भी डेट का निकालो वो बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि जनरल एंट्री जितनी पास करी है हमने वो डबल एंट्री सिस्टम से करी है। अगर डबल एंट्री सिस्टम से हुई है, सब ठीक हुआ है, डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी निकालो वो आपका मैच करेगा। तो ये हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको इस सेशन में लेजर के बारे में काफी नॉलेज मिली होगी और ट्रायल बैलेंस आपने समझा होगा कि कैसे ट्रायल बैलेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको लेजर पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस पढ़ना आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में अगर इस तरह की गलतियां हैं उनको रिकॉर्ड करना आना चाहिए,